बिलियनर्स हैं जैसे, उनका सेटन के साथ कोई रिलेशन है? बिल गेट्स बिलियनर तो 400 करोड़ रुपए में उन्होंने एक ऑक्शन में क्या खरीदा, एक किताब खरीदी जो ल्यूसीफर ने खुद ने ये किताब लिखी। आपने टाइम ट्रैवल की बात करी, टाइम मशीन की बात करी है, उसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन सिम्पसन के साथ है। सिम्पसन्स के ही एपिसोड में पहले से दिखा दिया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे इलेक्शंस, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। जब टाइटैनिक डूबी थी तो एक नॉवेल लिखी गई थी उसके डूबने के 20-25 साल पहले। उसमें सेम कहानी लिखी हुई थी कि एक बहुत बड़ा बोट बनेगा और वो एक समय पे जाके डूब जाएगा। इल्यूमिनाटी की अगर बात करें तो दुनिया में 13 ऐसी डेडली फैमिलीज होती हैं जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। तो डू पॉइंट फैमिली क्या करती थी, आज से 50-60 साल पहले ये लोग कुछ लोगों को किडनैप करते थे। किडनैप करने के बाद उस पर लोब एक्सपेरिमेंट करते थे। आपके दिमाग में एक सुई टाइप की चीज डाली जाती थी जिससे ये आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। मतलब वो असुर कंट्रोल कर रहा है हिटलर को। असुर पूरे तरीके से। इनफैक्ट हिटलर के डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज लिखी गई है कि उसको रात को एक एंटिटी आती थी कि जो उसको बताते थे डायरेक्शन कि आज इधर अटैक करना है, कल इसके लिए मिसाइल रेडी रखो, परसों, और वो वही चीज़ करता था आंख बंद करके। इसमें आप खुद देखिए, मैं मानता हूँ वो सिंगर काफ़ी समय से है, मेहनती है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि वो हर जगह ये वाला साइन क्यों करते हैं। इनफैक्ट वो जो टूर रख रहे हैं उसका नाम भी अगर आप करेंगे तो उसमें मिनाटी लगा हुआ है। अभिषेक कर सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया। एंड कोशिश करेंगे कि आज लोगों को भी बढ़िया बढ़िया कुछ ज्ञान देके जाएं। सर आज का तो पॉडकास्ट ही काफ़ी धमाकेदार होने वाला है और आज आप काफ़ी सारे डार्क सीक्रेट्स बताने वाले हैं बिलियनर्स के बारे में और बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सर स्टार्टिंग ही मैं मतलब बड़े सीरियस या फिर आप बोल सकते हैं डार्क क्वेश्चन से करना चाहती हूँ। लाइक सर आपको लगता है कि जो बिलियनर्स हैं जैसे, उनका सेटन के साथ कोई रिलेशन है? एक बुक भी थी ना आई थिंक जो मतलब बिल गेट्स खरीदना चाहते थे, मतलब बहुत एक्सपेंसिव बुक थी एंड काफ़ी लोग पीछे पड़े हुए थे उस बुक के पीछे। जी, उसका नाम भी कोडेक्स करके एक है। तो बिल गेट्स ने जो किताब खरीदी वो डा विंची ने लिखी थी। सो डा विंची भी बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। आप सोचो 500 साल पहले एक व्यक्ति है जिसने हेलीकॉप्टर का चेहरा बनाया हुआ है, जिसने टैंक का चेहरा बनाया हुआ है, जिसने इटली का पूरा मैप, याद रखिए हम 500 साल पहले की बात करें, कोई ड्रोन नहीं है, कोई स्पेस सैटेलाइट नहीं है, कुछ नहीं है, उसने 500 साल पहले ये सारी चीज़ों को बना के रखा हुआ है अपनी किताब के अंदर। और ह्यूमन पूरे एनाटॉमी, उस समय पे तो डॉक्टर वॉक्टर वाली चीज़ भी नहीं थी, वो कहा जाता था वो कब्रिस्तान जाते थे, ह्यूमन बॉडी निकालते थे, उस पर पूरा एक्सपेरिमेंट करते थे, उसकी पूरी आँख निकालते थे, लंग्स निकालते थे और उसको पूरा उधर मेंशन करते थे, ड्राइंग करते थे। मोनालिसा की पेंटिंग भी उन्होंने बनाई है। तो ये जो डा विंसी की किताब थी कोडेक्स, पूरा नाम गाइज आप लोग लिख लीजिएगा, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो वो कोडेक्स किताब जो लिखी थी, कोडेक्स से वैसे और एक चीज़ भी याद आई जो मैं बताऊंगा इसके बाद। तो उन्होंने ये किताब लिखी थी। तो कहीं ना कहीं बिल गेट्स बिलियनर, दीज पीपल आर ऑलवेज इंटरेस्टेड। इनको पता है कि भाई दुनिया जो हम ये देख रहे हैं ना उससे परी है, हमारे सामने एक पर्दा लगा हुआ है जिसको हम हटाना ही नहीं चाहते। हम दिन भर बस स्क्रॉलिंग व्रॉलिंग में लगे रहना चाहते हैं, हम उस पर्दे को अगर हटा लें तो हमको कुछ और ही दिखेगा। तो बिल गेट्स समझदार है, तो 400 करोड़ रुपए में उन्होंने एक ऑक्शन में क्या खरीदा, एक किताब खरीदी जो डा विंसी ने लिखी है। क्योंकि डा विंसी आप सोचो 500 साल पहले, हम बोलते हैं राइट ब्रदर्स ने पहला एरोप्लेन निकाला, नहीं भाई साहब, ये डा विंची ने ये सारी चीज़ें लिखी है। उन्होंने पहला एक रोबोट भी निकाला हुआ था। तो बिल गेट्स ने ये वाली चीज़ लिखी है। एंड बिकॉज मैंने जैसा आपको कहा ये चीज़ आई, और आज हमने सैटर्न की बहुत बात करी है, तो कोडेक्स गीगास करके एक सैटर्न की भी किताब है जो कहा जाती है दुनिया की जो सबसे खतरनाक, सबसे राक्षसी किताब है, वो कोडेक्स गीगास है। इसके पीछे के जो कहानी है वो ये है कि एक पोप थे, पोप अच्छे इंसान होते हैं। तो एक राजा था उनके साम्राज्य में, उसने बोला कि भाई तुमको सज़ा दे दी जाएगी, तो 24 घंटे के अंदर तुमको मार दिया जाएगा, ख़त्म। पर ये बोलता है देखो मैंने इतने सालों से सेवा करी है, चर्च की सेवा करी है, कुछ तो मेरे को दो। मेरे 24 घंटे के अंदर तुम्हें किताब लिखो, अगर वो सबसे इन्फ्लुएंशियल किताब हुई ना तो तुमको माफ़ है। ओके। तो उसको ना जीने की बड़ी तलब थी, ऑल दो पोप थे, वो जीने की तलब थी। माना जाता है एक रात में बैठ के उन्होंने 750 पेजेस की एक किताब लिख दी। 70 किलो की वो किताब थी, 70 किलो की। अंदर क्या था, अंदर रक्त से लिखा गया था, खून से लिखा गया था, अंदर लोमड़ी की चमड़ी उसमें थी, अंदर मतलब इस तरह की बड़ी चमगादड़ का कुछ है, ये सब है। कोई भी ये कहता है कि भाई इम्पॉसिबल है कि आप 24 घंटे के अंदर इतनी मोटी किताब लिख सको। पहली थ्योरी आई कि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, पोप था तो बहुत लोगों को बुला लिया और लिख दिया, पूरा गांव लिख दिया। पॉसिबल नहीं है, क्यों? हैंड राइटिंग एकदम सिमेट्रिक सेम है, वो भी पोप की। तो पहला थ्योरी गया। दूसरा कहा जाता है कि सैटर्न खुद आया, इस बंदे ने भीख मांगी, बोले भगवान तो मेरी नहीं सुन रहा, शैतान
तू मेरी सुन, बदले में मैं तुझे अपना सोल दूंगा। सैटर्न को ये सोल्स बहुत अच्छे लगते हैं, कोई प्रीस्ट दे देना, क्योंकि ये बहुत पावरफुल और पॉजिटिव खतरनाक सोल होते हैं। और ये पॉजिटिव नेगेटिव गेम चलता है, जैसे क्रिकेट चलता है ना, तो भैया मैं जीता तो मज़ा आ जाएगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो सैटर्न खेल रहा है भगवान के साथ, ओके ओके ओके। तो सैटर्न को चाहिए कि भाई एक प्रीस्ट का मेरे को अगर मिल जाए, पोप का मिल जाए, तो क्या चाहिए। उसने बोला ठीक है, तुम मेरे को सोल दे रहे हो, मैं खुद लिखूंगा। तो कहा जाता है कि उस समय पे लूसीफर ने खुद ने ये किताब लिखी और 24 घंटे के अंदर दिया गया। 1600s में एक पैलेस में ये किताब रखी गई थी, उस पूरे पैलेस में आग लग गई, सारी लाइब्रेरी की किताबें जल गई, लेकिन एक किताब बच गई थी, ये वाली किताब। लेकिन उस समय पे उसमें से 10 पेज गायब थे। माना जाता उसी 10 पेज में ये लिखा गया था कि किस प्रकार को से सैटर्न को आप खुद बुला सकते हो अनलिमिटेड पावर और लॉन्जिविटी के लिए। आज भी वो किताब अवेलेबल है। आई थिंक फिलीपींस के एक म्यूजियम में उसको रखा गया आई है। थिंक कोई इसको रीड नहीं कर सकता है। हाँ, क्योंकि उसमें कैमरास लगे हुए हैं, उसको पूरा उसमें रखा गया है, प्रॉपर सिक्योरिटी में रखा गया। अकेले उस किताब को आप दूर से देख सकते हो, आप टच नहीं कर सकते हो, आप फील नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो उसको, क्योंकि माना जाता है कि बहुत सारी सैटेनिक चीजें बताई सैटानिक गई चीज़ें। हैं तो इसमें। आप समझो हमारी सारी मूवीज़ जो होती है ना, इन्फ्लुएंसेस यहीं से लेते हैं। एविल डेड करके एक सीरीज़ है, उसमें हमेशा दिखाते हैं किताब खुलती है और राक्षस आ जाते हैं, वो रेफरेंस यहाँ से लिया गया फॉरेन है। की सारी मूवीज में किताबों का ही किताब होता है, है। हाँ, किताब या तो पुरानी हवेली रहती है, दरवाज़ा जो खोलना नहीं है वो खोल देते हैं और बस शुरू हो जाता है। तो वही ये सारे, तो ये कोडेक्स गिगास दुनिया की सबसे खतरनाक किताब है जो मानी जाती है सैटर्न ने खुद ने लिखी है। कुछ आइडिया है क्या कि उसमें लिखा क्या गया है, या फिर ये भी अभी नहीं, तक कुछ मिस्ट्री है? कुछ जैसे पेजेस के अंश शायद जो स्टार्टिंग में जब म्यूजियम में नहीं गया था तो कुछ लोगों ने उसको वो किया गया है, तो उसमें एक जगह पे ना सैटर्न ने खुद का एक तस्वीर बनाया हुआ है। ओह या, आई थिंक वो अवेलेबल भी है इंटरनेट यस, पे। इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो कहा जाता है कि दैट वाज हिज वे ऑफ गिविंग सिग्नेचर, एंड वो चाहता है कि लोग जाने मेरे बारे में, लोग करप्ट हो। बहुत ही स्टार्टिंग से ही आपने धमाकेदार सवाल के साथ शुरुआत करी है। तो अनुषा जी, पहले ना अपन इस चीज़ को समझते हैं कि ये सैटर्न वर्ड कहाँ से आया, क्या है इसका, ताकि लोगों को थोड़ा सा लिंक बैठे। हम लोग क्या हवा में उड़ती हुई रील्स को उठा के हम समझते हैं कि यही होगा वही होगा। तो सैटर्न का पहले अर्थ क्या होता है, पहले वही समझ लेते हैं। ग्रीक शब्द से आता है सैटर्न, और ये होता है अपोजर ऑफ गॉड, मतलब जो भी भगवान के विरुद्ध हो अपोजिट है। वो। तो विदेशों में ये कहानियाँ चली कि ल्यूसीफर करके एक आर्क एंजल थे, एक एंजल थे जो कि काफ़ी सुंदर थे, काफ़ी अच्छे थे, बट उनको निकाल दिया गया था। भगवान ने बोला कि कुछ गलतियाँ करी, वो बहुत लंबी स्टोरी है, जिसके चक्कर में निकाल दिया गया, तो उन्होंने एक फॉर्म ले लिया सैटर्न का। तो ये एक किस्सा चलता है। तो ये सैटर्न का जो ये थ्योरी है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये आज आया है। अगर आप बहुत सारे देशों में जाएंगे तो ये काफ़ी प्रिवलेंट है अलग अलग नामों से। हमारे देश की अगर बात करें, कुछ लोग बोलते हैं ये सैटर्न फिरंगी कंसेप्ट है, नहीं, हमारे देश में भी सैटर्न का कंसेप्ट हमेशा रहा है, उसको असुर कहा जाता है। ओके ओके, आई थॉट शैतान बोलते हैं। शैतान कुछ लोग कहते हैं, असुर कहा जाता है, मतलब मैं और प्री हिस्टोरिक डेट्स पे चले गया, असुर होता है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इसकी ना एक सबसे प्रोमिनेंट जहाँ का आपको हिस्टोरिकल एविडेंस भी मिलेगा, ये शुरू हुआ था जो आजकल युद्ध के बीच में फंसा हुआ इजराइल। इज़राइल, बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा धार्मिक थे, बहुत ज़्यादा धार्मिक। मतलब जैसे हम भारत में देखते हैं काफ़ी सारे राज्यों में काफ़ी सारे लोग भगवान को पूजा करते हैं, इज़राइल में भी वैसा था। लेकिन इज़राइल की जस्ट बॉर्डर के बाहर जेरूसलम जो हम कहते हैं, वहाँ पर एक जगह थी, आज भी है वो जगह, अगर आप लोग गूगल करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। और उस जगह का नाम कहते हैं कि वैली ऑफ ह्योम। इसका अर्थ क्या होता है हर्बियो में, हेल, वैली ऑफ हेल। ओके। तो क्या हो गया था कि जब इज़राइल में बहुत सारे लोग भगवान को पूजा करते थे, उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि यार भगवान को पूजा करने के बाद भी जब गर्मी का मौसम आता है तब खेती हो नहीं पा रही है, सूखा पड़ा है, ज़मीन कुछ बिल्कुल सूखा पड़ा है। लेकिन वो लोग देखते थे कि कुछ लोग हैं उस राज्य में जो बड़े खुश हैं, मतलब उसी एरिया में बारिश हो रही है, उसी एरिया में फसल आ रही है। तो उन लोगों ने पता करने की कोशिश करी, तो उनको पता लगा कि ये शैतान के पुजारी हैं। ओके। और ये सारा काम उसी वैली में होता था। तो ये जब लोगों ने जाके उधर देखा तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर बलि चढ़ाई जाती है, वहाँ पर शैतान को प्लीज़ किया जाता है, वहाँ पर पूरी तरीके से भगवान की मान्यता को खारिज किया जाता है। जो भी अच्छी चीज़ें भगवान को प्लीज़ करने के लिए की जाती है, उसका एकदम विपरीत, अपोजिट वहाँ किया जाता है। एग्जैक्टली पूरा अपोजिट, बलियाँ चढ़ाई जा रही है, खून पिया जा रहा है, मनुष्य का खून पिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो और वहाँ पर उसके साथ समृद्धि भी मिल रही है। तो ये कंसेप्ट आप अगर देखोगे तो इज़राइल में भी आपको पहले देखा गया है, और सिर्फ इज़राइल में ही नहीं है ये, अगर आप और हिस्ट्री में भी जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा, मैं रीसेंट हिस्ट्री जिसके आपको एविडेंस मिल जाए वो वाले एरियाज़ के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, आप मानते हो भगवान है, जी। करेक्ट?
लेकिन हम में से किसी ने भगवान को तो देखा नहीं है। जी जी जी। तो जब एक पॉजिटिव एनर्जी है, जिसको आप यूनिवर्स कह लो, भगवान कह लो, ऑलमाइटी कह लो, अल्लाह कह लो, कुछ भी कह लो, अगर वो साइड है तो उसका अपोजिट साइड भी बिल्कुल डार्क होगा। साइड भी एग्जिस्ट करती है। एग्जैक्ट करता है। और इसका आजकल लोग इतनी ज़्यादा डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मेन स्ट्रीम के काफ़ी लोग इसके बारे में डिस्कस करने लगे। एग्जाम्पल के तौर पे हनी सिंह के लिए हम ले लेते हैं। हम्म। पता होगा आपको, हनी जी जी। सिंह रैपर है। तो बहुत कम लोगों ने नोटिस करा है कि हनी सिंह एक समय पे ब्लूटूथ किंग कहा जाता था। बिल्कुल सर। हर जन ट्रांसफ़र करते थे, कुछ लोग स्कूल में होंगे, कुछ लोग कॉलेज में होंगे उस समय पे, बट देखा होगा कि क्या क्रेज चल रहा था। सर मतलब तब महीने का 1 GB मिला करता था, बिल्कुल तब उसका फेम था। बिल्कुल बिल्कुल। पर आपने देखा कि सडनली इतना पीक पे एक बंदा चढ़ा। उनका पहला जो एक्चुअली कमर्शियली हिट गाना था वो उन्होंने अशोक मस्ती के साथ किया था, गलासी करके, जिसका रिमिक्स भी अभी कुछ समय पहले किसी मूवी में आया था, जिसमें उन्होंने इंग्लिश रैप किया था। हम्म। बट उनको समझ में आया ये चीज़ नहीं है, बट अचानक से उनका लुक चेंज हो गया, उनके गानों के लिरिक्स चेंज हो गए, एंड वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आने लग गए, मेन स्ट्रीम पे आने लग गए। बट फिर जो एक फॉल आया, फॉल। जो आज भी लोगों के बीच में एक कंपटीशन चला रहा था, बादशाह बेटर है कि रफ्तार बेटर है कि हनी सिंह बेटर है, वो सब तो दूसरी चीज़ है। लेकिन हनी सिंह ने ना हाल फिलहाल के कुछ इंटरव्यूज़ में दो चीज़ें मेंशन करी हैं। हम्म। पहला एक इंटरव्यू में उन्होंने मेंशन किया था कि मैं एक जगह पे गया था, वहाँ पर मुझे एक खुफिया जगह पे बुलाया गया, जो मुझे लगता है सैटानिक थी पूरी तरीके से, जहाँ पर मुझे जो चीज़ पसंद थी, दुबई की बात कर रहे थे वो, तो मुझे एक तरीके का चिकन टिक्का बहुत पसंद है जो बहुत यूनिक हम्म। है। उन्होंने वही चीज़ वहाँ पर ऑफर कर दी जो कि वहाँ पर पॉसिबल नहीं था, ओके। एंड बदले में कुछ अदल बदल करने बोला गया। ठीक है, उनने उस पर क्लैरिटी नहीं दी। फिर दूसरा उनने क्या एग्जाम्पल दिया, मतलब कभी कभार क्या होता है कि हम रेशनल माइंड्स होते हैं ना, तो हमें कई कई बातों से बेटर है कि हमको थोड़ी चीज़ें उठानी चाहिए कि वो इंसान क्या कहने की कोशिश कोशिश कर कर रहा रहा है। है। हनी सिंह एक जगह पे कहते हैं एक इंटरव्यू में कि आप मेरे खुद के गीत देखो जब मैं पीक पे था। तो एक गाना था जो पार्टी इज़ गेटिंग हॉट ऐसा करके एक गाना था, जिसमें कि उन्होंने क्लियरली इस चीज़ पे कहा कि आप देखो मेरे अंदर कितना एग्रेशन दिख रहा है, वो मैं नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से कोई और कह रहा है, कोई दूसरी शक्ति है जो मुझसे ये सारी चीज़ें करवा रही है। अगर आप जाके आज भी यूट्यूब पे एक गाना सर्च करेंगे, हनी सिंह सैटन करके आप सर्च करो, तो उन्होंने एक पूरा गाना सैटन को डेडिकेट किया है। हम्म। वीड पिला दे सजना उसके कुछ जी लिरिक्स जी हैं, जी। लेकिन आप देखोगे वो पूरी तरीके से दिखा रहे हैं किस प्रकार से उनके अंदर सैटानिक पावर्स आ रही हैं और वो इस चीज़ को डिवोट कर रहे हैं, जबकि इंडिया में कल्चर है ही नहीं। उस समय तो बिल्कुल नहीं था। आज चलिए लोग बात कर रहे हैं, काफ़ी लोग पॉडकास्ट पे बात करें काफ़ी जगह पे, तो उन्होंने उस गाने पे भी करा हुआ है। उसके बाद उन्होंने हाल फिलहाल के एक और इंटरव्यू में ये चीज़ कन्फेस करी है कि मैं बहुत गलत राह पे चल गया था। हम्म। उन्होंने कहा है कि आप मेरे गाने के लिरिक्स देखिए, आप देखिए मैं किस तरह से बातें कर रहा था, बहुत गलत था। सर वो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ऐसे भी बोला था, क्या था वो, बकवास था वो, एग्जैक्टली ये लाइन उन्होंने बोली थी। खुद ने कहा, क्योंकि सीन क्या रहता है कि एक बार आप वो उस राह पे चले जाओ तो आपको आपके सोल, आपकी आत्मा को सरेंडर करना पड़ता है। और इधर में ना इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। उन्होंने ना आउटगोइंग, उनको जब दिख गया कि ये सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ी हिस्ट्री में अगर मैं चलता हूँ, ये वाला कंसेप्ट जो क्रिश्चियनिटी की तरफ से जब आया था, तो एक एंटोनी करके बंदा था। एंटोनी को कहा जाता है वो पहला डेविल्स प्रीस्ट था, मतलब जो राक्षसों को मानता था। वो पोप था, वो अच्छे काम करता था, लेकिन एक टाइम पे पूरा शिफ्ट हो गया और उसको दिखा कि भाई शैतान ही है जो मुझे सारी शक्तियाँ दे सकता है। तो एंटोनी लिवी उसका नाम था, लिवाई कोई कह सकता है, लिवी कह सकता है, अब अपने प्रोनाउंसिएशन पे है, क्योंकि दो लोग जज करते हैं ना, जी। तो उस हिसाब से। तो एंटोनी लिवी की बड़ी इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो व्यक्ति शैतान का इतना बड़ा पुजारी था, वो सबको यही कहता था कि भाई आप शैतान की पूजा करो, सैटन की पूजा करो, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, फेम, पैसा। फेम, पैसा, सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। इंटरेस्टिंगली क्या है कि एक जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी की जो गर्लफ्रेंड थी, उनके भी ये बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। ओके। जी। तो इसीलिए काफ़ी लोग लिंक करते हैं सैटर्न और इल्यूमिनाटी को भी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे बिल्कुल। तो ये क्या हो गया कि इनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस तरह से मिलने लग गई। फिर ये प्रचार करने लग गए एक तरीके किताब की, एक शैतानों की किताब कही जाती है, कोडेक्स गीगास करके उसका नाम है, उसके बारे में करने लगे काफ़ी चीज़ें। लेकिन जब इनकी मौत हो रही थी ना, जब ही वॉज अबाउट टू डाई, तब एक फ्लैश ऑफ लाइट आया उनके आंखों में और उन्होंने कहा हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया मरते वक्त। ओके। इसका अर्थ ये है कि वो कुछ ऐसे राह पे चल दिए थे जिसके कारण वो खुद भौचाल में पड़ गए थे कि यार मैंने ये सारी चीज़ें क्या कर दी। पूरे लाइफ टाइम मैंने कुछ ऐसा प्रमोट करा जो मुझे लगता था XYZ है,
लेकिन वो वैसा नहीं था, कुछ और ही था। कुछ और ही था। इनफैक्ट सैटर्न का आप अगर देखोगे तो नार्जीज़ के टाइम की बात कर लें, उस समय पे भी काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी इन सारी ओके। चीज़ें, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुँ। भी इसकी काफ़ी बात हुई थी। तो ये ना काफ़ी इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। तो सैटर्न आपको समझना, बिलियनर्स की अगर बात करें, जो आपने बिल्कुल सवाल पूछा, क्योंकि हमने एक थोड़ा सा लोगों को कंटेक्स्ट दे दिया कि इस तरह से होते हैं। तो आप एक चीज़ समझिए कि बिलियनर्स में जो क्लियर एविडेंस हमको सबसे ज़्यादा मिलियनर्स और बिलियनर्स पे जो सबसे ज़्यादा सैटेनिक चीज़ों का मिला है, वो आपको मिलेगा हॉलीवुड के कल्चर से सबसे पहले। ओके, हॉलीवुड। हॉलीवुड, कैटी पेरी करके एक बहुत बड़ी गायिका है, हुँ। और उन्होंने एक गाना डेडिकेट किया था, मैं चाहूँगा लोग कमेंट्स में गेस करें, जिसमें उन्होंने पिरामिड्स दिखाए हैं, जिन्होंने उन्होंने वो आई दिखाया है, इल्यूमिनाटी का जो आग जी, दिखाते साइन हैं होता है। साइन दिखाया है, सब कुछ दिखाया हुआ है उस पे, और हॉर्स जो दिखाया हुआ है, गोट दिखाया है, सब कुछ दिखाया है, जो भी रेफरेंस सैटर्न या इल्यूमिनाटी पे आता है वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं की अगर हम बात छोड़ दें, इसके अलावा भी अगर हम बात करें, अभी हाल फिलहाल में आपने एक किस्सा सुना होगा, एक पी करके काफ़ी, जी, उनकी पार्टीज़ का कुछ जी है, जी 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 चल रहा जी जी। आजकल। तो उसमें ना बेसिकली आप सोचो, एक इंटरनेशनल रैपर है जिसकी पार्टी में बहुत गंद मची रहती है, मतलब वहाँ पे सेक्स पार्टीज हो रही हैं, अजीब अजीब की चीज़ें हो रही हैं, बहुत ही चुनिंदा लोग वहाँ पर इनवाइटेड होते हैं, जैसे आप मैं हम लोग बोलेंगे ना कि हमको जाना है, नहीं, इस तरह से नहीं जा सकते हैं, इट्स अ वेरी, जैसे बोलते हैं ना, इनवाइट सीक्रेटिव। ओनली, सीक्रेटिव, बिल्कुल उस हिसाब से। लेकिन फिर क्या होगा कि उनके घर पे हाल फिलहाल पे कुछ समय पहले रेड पड़ी, और वहां पे रेड पड़ने पे पता लगा 1000 उनको जॉनसन बेबी ऑयल के बॉटल्स मिले। सीरियसली? हाँ, मतलब फिर लोगों ने यही सोचा, इतना बड़ा रैपर, इसको इसके ये कैसे शौक है, हाँ। क्योंकि उन पे एलिगेशंस पहले लगे गए थे कि वो बच्चों के साथ, हुँ। एडोलसेंट्स के साथ बहुत गलत बर्ताव करते थे, एंड मे बी टू प्लीज द इल्यूमिनाटी या सैटन, ये सारी ओके। चीज़ें वो करते थे। जब उनके लॉयर से पूछा गया तो उन्होंने बहाना क्या दिया पता है, उन्होंने कहा कि नहीं, वो भाई साहब जब दुकान जाते हैं ना तो बल्क में चीज़ें खरीद लेते हैं। भाई साहब, जॉनसन बेबी ऑयल, इतना बड़ा व्यक्ति, 30-40 साल का व्यक्ति, वो क्यों लेगा क्यों इतना? लेगा? सिंपल सा, मतलब वो कोई लॉजिक नहीं था। बट फिर लोगों ने ना इस पर खोदना शुरू करा और काफ़ी अच्छे एविडेंस मिले। जे कोल का एक गीत है, शी नोज करके, जो बीच में काफ़ी ज़्यादा वायरल अगर हो रहा है। वायरल हो रहा है, तो वो शी नोज में अब लोगों ने लिरिक्स जब नोटिस करना शुरू किया, तो लोगों को पता लगा कि भाई आज से एक डिकेड पहले एक सिंगर ने एग्जाम्पल दिया था कि भाई कोई एक सीक्रेट ग्रुप है, उसके अगेंस्ट जो जाता है उसको मार देते, उसमें माइकल जैक्सन का नाम लिया गया है, काफ़ी सारे लोगों का नाम वहाँ पे लिया गया है। तो लोगों को पहला वहाँ पे डाउट होना शुरू हुआ कि क्या ये चीज़ सच है। मैंने भी जाके लिरिक्स सुने, लिरिक्स में क्लियरली इंडिकेशंस दिए गए हैं कि ओके। शायद कोई एक महिला है जो इसमें इन्वॉल्व है इस पूरे ग्रुप में। टू नेम हर, इट्स बियॉन्से जिसका ओके। नाम लिया जा रहा है। फिर उसके बाद इस पे अगर आप और थोड़ा सा डिटेल में जाते हो कि देखिए ऐसे ही चीज़ें नहीं उड़ती हैं, कुछ ना कुछ आग लगने के लिए भी ना, एक जंगल में भी आग लगती है तो उसके लिए थोड़ी सी कहीं तो एक स्पार्क चाहिए चाहिए रहते हैं। होती है। तो ये स्पार्क इसलिए लगा है क्योंकि बियॉन्से के जो हस्बैंड है जेजी, जेजी भी बहुत बड़े रैपर हैं, उनकी कंपनी का लोगो ही ट्रायंगल है। हुँ। दूसरी चीज़ है, आप जब भी देखेंगे ये तो बहुत सारे इंटरनेशनल रैपर्स हैं वो इस तरह से करते हैं। हुँ। और जस्ट बिकॉज मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ, इधर से ही कनेक्टेड है तो थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा उत्साह है भाई साहब, जनवरी में लोग पागल हो रहे हैं कि हमारे देश में एक बड़े सिंगर का कॉन्सर्ट है। कोल्ड प्ले। कोल्ड प्ले भी है, और उसी के आसपास अभी भी चलते रहते हैं हमारे इधर के जो अचानक से राइज किए राइज़ करे गए हैं। हैं। लोगों को ही नाम गेस करने बोलते हैं, नाम नहीं लेते हैं। हाँ, ठीक तो है। उसमें आप खुद देखिए, मैं मानता हूँ वो सिंगर काफ़ी समय से हैं, मेहनती है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि वो हर जगह ये वाला साइन क्यों क्यों करते करते हैं। हैं? इनफैक्ट वो जो टूर रख रहे हैं उसका नाम भी अगर आप करेंगे तो उसमें मिनाटी लगा हुआ है। जी। ठीक है, चलिए उस चीज़ को भी नहीं मानते हैं। तीसरी चीज़ है, आप थोड़ा लॉजिकल और सेन माइंड के हिसाब से सोचिए, श्रेया घोषाल, सोनू निगम, अरिजीत सिंह, ये लोग कितने ब्यूटीफुल सिंगर्स हैं। ऐसा भी नहीं कि इनके मैनेजर नहीं है, मार्केटिंग और पीआर वाले नहीं है, सब रहते सब हैं, हैं। सब हैं। बट स्टिल जिस लेवल का सक्सेस एक दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है, वो कुछ अलग ही वो लेवल भी पे जा ऑल रहा ऑफ अ है। सडन। ऑल ऑफ अ सडन ये रिमाइंड करता है, आप हनी सिंह वाला टाइम आप कंपेयर कीजिए। सर, मैं यही सोच रही थी, एक जो 2013 में जो हनी सिंह को सक्सेस मिली थी, सेम वो हमें दिख रहा है अभी। पता नहीं वो कैसे अचानक से क्रेज़ सबके माइंड में जैसे डाला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रॉब्लम मुझे ये लगता है कि सोसाइटी वही चीज़ मान जाती है जो मीडिया उसको दिखाती है, वो तर्क नहीं करती, हुँ। और तर्क जो करता है उसके विरोध करती है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि थोड़ी आंखें खुली रख के हमको ये चीज़ देखनी चाहिए। तो अचानक से एक सिंगर इतना ज़्यादा फेम कमा रहा है, उसके सारे बुगे, और लॉजिकल माइंड से आप सोचो तो मैं नहीं कह रहा हूँ उनके गाने बुरे हैं, बहुत अच्छे गाने हैं,
लेकिन उससे लाख गुना बेटर भी हमारे इधर गायक हैं, लाख गुना बेटर मेहनती लोग भी हैं। मैं उनकी मेहनत की काबिलियत, हम बहुत छोटे इंसान हैं, हम कुछ नहीं ले सकते उनसे, बट द पॉइंट इज और भी लोग हैं, तो ऐसा क्यों? तो जब आप ये सब सोचने लगते हो और ये डॉट्स कनेक्ट करने के लिए, तो ये हमने बताया हॉलीवुड के काफ़ी सारे केसेस हैं। माइकल जैक्सन, अच्छा चलिए आप मेरे को एक बात बताइए, आपने ये सुना है कभी माइकल जैक्सन की मौत पे भी काफ़ी सवाल उठते हैं? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रखी हैं काफ़ी। जी जी जी। और वो स्वाभाविक सा है। देखिए माइकल जैक्सन की ना एक बहुत, माइकल जैक्सन अपने समय का इतना बड़ा सुपरस्टार था बिना सोशल मीडिया के। बिल्कुल सर। बिना सोशल मीडिया, बिना सोशल मीडिया, आपको पता है उस समय पे दुनिया भर की जितनी आबादी थी उसके 65% लोग माइकल जैक्सन को मानते थे, फॉलो करते थे। अब आप सोचो, बिना सोशल मीडिया, भारत में भी अगर आप अपने घर परिवार वालों से बोलो, एटलीस्ट नाम सुना था सुना, सबने हाँ हाँ हाँ। कि अरे एक माइकल जैक्सन है, वो डांस बहुत बढ़िया करता है ना, ये सबने सुना था। अब माइकल जैक्सन जब बहुत पीक पे चल रहे थे, तो उस समय पे क्या हुआ था कि एमिनेम रैपर है, रैपर्स में ना एक कल्चर चलता है, डिस कल्चर, एक दूसरे को थोड़ा नीचे खींचो, ये वाली चीज़ चलती है। तो एमिनेम ने एक डिस बनाया था माइकल जैक्सन पे। माइकल जैक्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ठीक है, आराम से शांति से बैठे रहे। 2-3 साल बाद क्या देख रहे हैं कि एमिनेम जितने गाने गा रहा है ना, उसका 50% पैसा माइकल जैक्सन को मिल रहा है। कैसे? क्योंकि माइकल जैक्सन ने पीछे से एमिनेम के जितने भी गाने के लेबल्स थे उसमें स्टेक 50% खरीद लिया। तो उसने बोला भाई तुम गाओ, ये मेरा बदला लेने का तरीका है। सेम चीज़ अब इन्होंने एक बड़ी पार्टी के साथ करी, वो थी सोनी। सोनी जो इतना बड़ा जी। ब्रांड है, तो इन्होंने क्या किया, सोनी और इनके बीच में बहुत विवाद होने लग गए थे, बहुत सारी चीज़ें थी, विवाद होने लग गए थे। तो माइकल जैक्सन ने क्या किया, माइकल जैक्सन ने जाके उधर का स्टेक उठा लिया। सोनी में 50% स्टेक उठाना बहुत बड़ी बात हो जाती है उस समय पे, कि भाई अब तुम कुछ भी करो ये। अब इसके बाद क्या हो गया कि माइकल जैक्सन ना वोकल होके बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह पे बोलने लग गए। इनको ना जो उस समय पे सोनी के जो चेयरमैन थे, उनकी वाइफ के थ्रू कुछ हिंट्स मिले कि ये कुछ गलत काम करते हैं। ओके। हाँ, ये मतलब थोड़े अलग अलग तरीके के हैं इस तरह से। तो जैसे इनको हिंट मिले ना और इनको एविडेंस मिल गया, तो इन्होंने ना पब्लिक में डायरेक्ट नहीं बट बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने एक गाना भी लिखा, दे रियली डोंट केयर अबाउट अस। उसमें भी काफ़ी शब्दों में उन्होंने बयां करने की कोशिश करी कि भाई साहब, आम इंसान को सब मारने पीटने पे लगे पड़े हुए हैं, आप लोग इधर ही झगड़ते रह जाओगे, असली गेम तो कोई कोई ऊपर और खेल खेल रहा रहा है। तो ये करते करते इनको कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि देर आर सर्टन सीक्रेटिव ग्रुप्स जो म्यूजिक इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सारी बड़ी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं। और माइकल जैक्सन बहुत ज़्यादा वोकल होने लग गए, क्योंकि माइकल जैक्सन उस समय पे ज़रा सेलिब्रिटी नहीं थे, वो पावरफुल सेलिब्रिटी थे। उनकी लोग सुनते थे, मीडिया कैप्चर करती थी, सारी चीज़ें ये चीज़ें करते थे। अब ना एक बड़ी वो चीज़ हुई, माइकल जैक्सन को सोने में प्रॉब्लम होता था, वो रात को सो नहीं पाते थे। तो उनके एक पर्सनल डॉक्टर रहते थे जो उनको ड्रिप देते थे। एक ड्रिप लगता था जिससे कि उनको मिल जाता था और सुकून से वो 4-5 घंटे सो जाते थे। एक दिन अचानक से खबर आती है कि उनको हार्ट अटैक हो गया। क्यों? ड्रग ओवरडोज का किया जाता है। उस डॉक्टर को हिरासत में लिया जाता है, कोर्ट में बुलाया जाता है, बट कुछ समय बाद उसको भी जेल क्या बेल पे छोड़ दिया जाता है, सब कुछ। और किसी तरह ऐसा लगता है कि चीज़ों को दबाने की कोशिश जारी है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ पता है, किसी ने ये जाके पता करने की कोशिश नहीं करी वो डॉक्टर की हिस्ट्री क्या थी। जब वो माइकल जैक्सन को ट्रीट भी कर रहे थे ना, वो कर्जे में थे एक्चुअली में, फाइनेंशियली काफ़ी ट्रबल्ड थे। और उनका माइकल जैक्सन की मृत्यु के 1-2 साल पहले से काफ़ी बार वो जो सोनी के जो बड़े लोग थे ना, जी। उनसे मिलना जुलना चलता था। ओके। और ऐसा कहा जाता है कि उनको ये कहा गया था कि बॉस, आपके जो ये कर्जा वर्जा है, ये सारी चीज़ें, ये हम, अब आप सोचो सबसे करीब किसी भी व्यक्ति के कौन होता है? आपका मेड होता है, आपके पति पत्नी होते हैं, और आपका अगर पर्सनल डॉक्टर है जो दिन भर आपको ड्रिप दे रहा है, इससे ज़्यादा जी। क्लोज और कौन हो कौन सकता है? होगा? तो किसी प्रकार से अगर करप्ट कर दिया जाए, तो पैसा देकर। पैसा देके, शोहरत देके, और आपका पूरा लोन हम निकाल देते हैं। और बाद में इनका लोन भी पूरा क्लियर हो गया था। मतलब इंटरेस्टिंगली, जिसके लिए आप काम कर रहे हो अब वो नहीं रहा, तो आपको पैसा कहाँ से आ गया? बट ठीक है, कुछ हुआ होगा। और यही सेम चीज़ ना विदेश के जो जॉन एफ कैनेडी प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके साथ भी हुआ था। देखिए आप खुद सोचिए, एक प्रेसिडेंट अमेरिका का सबसे पावरफुल इंसान होता है, ठीक है। आज भी जॉन एफ कैनेडी की मृत्यु कैसे हुई ना, इसका क्लियर कट आंसर किसी के पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको गोली मारी गई, ठीक है। कहाँ से? पीछे से गोली मारी गई। यूट्यूब पे उस दिन का इंसिडेंट आज भी डॉक्यूमेंट्री पे अवेलेबल है। पीछे से गोली नहीं चली, तो सीआईए ने, जो इतनी बड़ी एजेंसी है, वहाँ की सीआईडी समझ लो आप, वो ऐसा गलत रिपोर्ट कैसे निकाल सकती है? दूसरी चीज़ है, उसी समय पे 2 लोग वहाँ पर, एक अमेरिका का प्रधानमंत्री की मौत हो रही है, उस समय पे 2
एंटिटी वहां पर दिखते जो उसके बाद कभी नहीं दिखे, नहीं और दिखे। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक लड़की थी जो कैमरा लेके खड़ी थी, और एक लड़का था पेड़ के पीछे। पेड़ के पीछे से वो पूरी तरीके से नोटिस कर नोटिस। रहा था इस चीज को। और उस अटैक के पहले का भी इनके को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाद में भी, और सीआईए ने भी कुछ नहीं किया। पता है ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज जॉन एफ कैनेडी जब प्रेसिडेंट बने वहां के, तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या करी थी, उन्होंने कहा था, दो चीजें करी। पहला, उन्होंने कहा कि सीआईए जो वहाँ की सबसे बड़ी एजेंसी, उसको डिसॉल्व कर दो, क्योंकि इनका सीक्रेट एजेंसीज के साथ, सोसाइटीज के साथ उठना बैठना है, ये हमारे देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं। ओके, अच्छा। जी। और दूसरी चीज जो जॉन एफ कैनेडी ने करी थी, वो ये कहा था कि उनको दिख गया था कि जो आर्मी वाले थे ना, जैसे पाकिस्तान में क्या होता है, नाम के प्रधानमंत्री होते हैं, आर्मी वाले ही सब देखते हाँ, रहते हैं, कोई एक बड़ा सा कोई राइट। निकल जाता है, वही सब देखते रहते हैं। वैसे ही वो वाला सीन था। क्यूबा पे वो अटैक करने वाले थे, तो ये बंदा बिल्कुल थोड़ा पीस लविंग था, ये था, और इनको ना मौत का डर नहीं था। बिकॉज पिछले वॉर में ये 7 दिन तक पानी में तैरते रहे बिना किसी सप्लाईज के। तो जिस व्यक्ति ने समुद्र में इतना कुछ देख लिया है, मौत को वो टक से छू के बाहर आ गए, उनको मौत से कोई डर नहीं है, तो वो डरते नहीं थे। तो जॉन एफ कैनेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए थे इन सारे लोगों के लिए। एंड ये धीरे धीरे इनको पता लगने लग गया था कि यार, देर आर सीक्रेट सोसाइटीज, देर आर सीक्रेट एजेंसीज, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप खुद सोचो ना, हम बात करते हैं कि बाहर के देशों को प्रधानमंत्री चलाते हैं, प्रेसिडेंट्स चलाते हैं। तो अगर ये चला रहे थे, तो सद्दाम हुसैन इतना बड़ा अटैक कैसे कर सकता था कि भाई वो ओवरटेक कर लेता है? पाकिस्तान की भी अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान में हम बात करते हैं कि उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात हो गई थी प्रधानमंत्री के साथ, बट फिर किस तरह से मुशर्रफ वहां से निकल रहे हैं और वो अटैक कर रहे हैं। नवाज शरीफ के साथ बात हो गई थी, जी। बट मुशर्रफ जाके अटैक कर दे रहे हैं। आप खुद सोचो कि हम अमेरिका की बात करते हैं कि सबसे बड़ा पावरफुल है, और हम बोलते हैं ट्रंप और कमला हैरिस, ये इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, ये आपको लग रहा है कि सबसे पावरफुल है? ये सिर्फ कठपुतलियां हैं जिनको दिखाया जाता है। पीछे से ये सारी चीज़ें, सीक्रेट सोसाइटी कह लीजिए, ये सारी चीज़ें ओवरलिंक्ड रहती हैं, जो सारी चीज़ें चला रही हैं। तो जॉन एफ कैनेडी के लिए जब वो रोड़ा बन गए थे ना, तो बोले इनको ख़त्म करा जा। तो इनको ख़त्म किया गया। इतना ही नहीं, इनके बेटे को भी उसी के 1 साल बाद, जब वो फ्लाइट टेक ऑफ कर रहे थे, उस समय पे फ्लाइट क्रैश हो गई। ठीक है, उनके बेटे की भी मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन था पता है? वही सीआईए के एजेंट जिनको इन्होंने रस्टिकेट निकाल दिया था। अब सोचो, जिसको निकाल दिया था उसी को रिक्रूट वापस कैसे सरकार कर कर सकती सकती है? है। और उसने रिपोर्ट में लिख दिया कि कुछ नहीं है, ऐसे नॉर्मल एक हुआ है, ख़त्म करते, रफा दफा करते हैं। तो इतिहास में आप देखोगे तो काफ़ी सारे, मैं एक, जस्ट टू एंड अप दिस थिंग, भारत का एक केस बताता हूँ। जी। बहुत, मतलब मैं चाहूँगा कि लोग भी अपनी प्रक्रिया, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है इस रिलेटेड, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एक्चुअली कहानियाँ तो बहुत बहुत सारी हैं बोलते जी। बोलते, बट ठीक है, लोगों का अगर प्रेम रहेगा तो हम बिल्कुल वापस आके बताएंगे। देखिए, एक हमारे इधर सबसे ज़्यादा जो कहा जाता है कि अचानक से मृत्यु हुई और किसी को पता नहीं, चलिए गेस कीजिए आप। मैं हिंट देता हूँ, प्लेन क्रैश हुआ था, और कहा जाता है ताइवान में प्लेन क्रैश हुआ था, और उसके बाद उनका शव भी नहीं मिला, और बहुत चला है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस का डेथ के ऊपर बहुत बहुत, अब जाके ऑल दो कहते हैं कि भाई 9 जगह से पता किया तो यही हुआ होगा, लेकिन अब आप चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करते हैं, तो वो काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फोर्स भी बनाई थी। ऐसा माना जाता है, इट वॉज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ गांधी जी की हमको इंडिपेंडेंस मिली। इन्होंने जो फोर्स, इनने टैक्टिक्स, इनने जो स्ट्रैटेजीज बनाई थी, इसी के चक्कर में देश के थ्रू हम अमेरिका, ये ब्रिटिशर्स को खदेड़ सकें। पर अब ये किस्सा कुछ इस प्रकार से चलता है कि जब सुभाष चंद्र बोस देख रहे थे कि किसी प्रकार से वो देश के प्रति बहुत समर्पित थे, मुझे इस देश को आज़ाद कराना है, ठीक है। बाय द वे वो भी सीक्रेट सोसाइटी पे बहुत बिलीव करते थे, अगर आप बाद में पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या करा, उन्होंने जापान से मदद ली उस समय पे कि भाई जापान, आप फंडिंग दो, हम अपनी इधर आर्मी बनाएंगे, हम इस जंग से जीतेंगे, फिर आपके पास आएंगे ब्रिटिशर से आज़ाद होने के बाद। उन्होंने ये चीज़ तो कर ली, बट उसके बाद क्या हो गया कि जापान खुद एक युद्ध में लग गया, तो फंडिंग इधर रुक गई। तो अब इनको नई फंडिंग ढूंढनी थी। तो एक दिन सुभाष चंद्र बोस का प्लेन चलता है, और अचानक से अगले दिन खबर आता है कि ताइवान में वो प्लेन क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई। हर जगह अखबारों में आता है, ठीक है। महात्मा गांधी जी से उस समय पे उनके आश्रम में पूछा जाता है कि यार, शोक सभा रखी जाए, क्या किया जाए, बड़ा दुख की बात है। गांधी जी क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मौत नहीं हुई है। ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, बाय द वे, अगर आप हिस्टोरिकल आर्काइव्स में जाएंगे तो उन्होंने कॉन्फिडेंस से नहीं, बट उन्होंने कहा है ये वाली चीज़।
अब दूसरी चीज़ क्या हो गई कि कुछ जो उनके चाहने वाले थे उनको डाउट था, कि कुछ लोगों को लगा कि ये शायद जाके छुप गए, क्योंकि इनको पता लग गया कि ये ऐसी कुछ पोल खोलने वाले हैं बड़े बड़े लोगों की कि इनकी जान को खतरा है। खतरा है। वही चीज़ जो माइकल जैक्सन के साथ हुई, वही चीज़ जो ट्रू पैक के साथ हुई, जो इनसे रिलेटेड थे, पीडीडी के साथ रिलेटेड थे, वही चीज़ जो हमारे बाकी लोगों के साथ हुई है। कहीं ना कहीं ये जो कहा जाता सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुई है। कुछ पोल खोलने वाले हैं, तो इनको शायद पता लग गया था क्योंकि इनके सोर्स काफ़ी थे, इंटेलिजेंट काफ़ी थे, तो ये इसलिए शायद आगे निकल गए। ठीक है, तो ये ना कोर्ट में किसी ने उछाल दिया कि भाई पता करो किस तरह। गवर्नमेंट ने फिर को भी प्रेशर पड़ा, तो उन्हें पता करने की कोशिश करी, पता करने की कोशिश करी। तो पहले पहले ये निकला है कि कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, क्योंकि उनका शव नहीं मिला है। दूसरी थ्योरी ये चली कि उसी समय पे ताइवान का एक और सोल्जर बैठा हुआ था, उसी के शव को उसी दिन जो डेथ हुई थी उसी को रिप्लेस करके इनके समाधि में दिखाया गया। तो दूसरा कन्फ्यूजन ये हुआ। कुछ साल बाद एक रिपोर्टर ने, जब उसको बड़ा प्रेशर हुआ और उसको यहाँ से पता लगा कि भाई चलो मैं जाके ही पता करता हूँ ना, मैं पहुँच ही जाता हूँ, मैं ताइवान जाके देखता हूँ। तो वहाँ पर जाके जब उसने 15 दिन की इन्वेस्टिगेशन करी, तो उसे पता लगता है कि वहाँ के सारे लोग बोलते हैं कि इस तरह का जिस डेट की आप बात कर रहे हो, कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं है। ओह सीरियसली। यस। तो पहली चीज़ तो वो हो गया। उसके बाद वो जिस होटल में रुका हुआ था ना, तो होटल की खिड़की से बाहर वो व्यक्ति देखता है और उसको एक पुराना थिएटर कम हाउस जैसा कुछ दिखता है, कि थिएटर हो सकता है या हाउस हो सकता है। तो वो जाके वहाँ से पूछता है कि भाई ये इतना पुराना अबैंडन्ड क्या जगह है। तो बोले ये वही जगह है जहाँ पर आज से कुछ साल पहले एक व्यक्ति था भारत का, जो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स करता था और डाउट जा रहा था बोस साहब पे ठीक है। कि वो संग्राम के लिए, और जब इंडिपेंडेंस हो गई ये सारी चीज़ें, तो ये हो गई। फिर क्या हो गया कि वापस जब ये खबर इंडिया आने लग गई, तो ये जो बड़े लोग होते हैं ना, ये बड़े लोग कुछ भी करके दबाना चाहते हैं, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सच बोल रहा है उसको दबाने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव पब्लिसिटी उस बंदे की कर देंगे या लड़की की कर देंगे ताकि वो उठ ही नहीं पाए। ये हमेशा आप इतिहास में देखिए, राजीव दीक्षित जी के साथ भी यही हुआ है। भाई वो इतने भला व्यक्ति थे, मतलब अगर आप में से कोई जानते होंगे तो आप बिल्कुल कमेंट्स में बताइए। इतने अच्छे थे वो, स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट करना चाहते थे, वो भी कुछ पोल खोलना चाहते थे। दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, उनका शव उनके घर वालों को भी देखने नहीं मिला। जब उनकी मृत्यु हुई थी, उनका चेहरा किसी ने अगर नज़र किया था वो नीला पड़ गया था। उनको नेचुरल डेथ बोला गया था, कार्डियक अरेस्ट बोला गया था। भाई कार्डियक अरेस्ट में ना वो चीज़ नहीं होती है, जहर के समय पे ही होती है, सिंपल सी बात है। उसमें भी हमारे देश के एक बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ऑलरेडी खुद कंट्रोवर्सी में अभी, तो उनके ऊपर एलिगेशन लगे कि उन्होंने मर्डर कर दिया है क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, उनकी घट रही थी उस समय पे। मतलब होता रहता है जो भी है। तो उस समय पे अब जब इनको ये जो रिपोर्टर जो उधर गए थे ताइवान थे, इनको ये पता लगा, फिर कुछ लोगों ने बोला, तो जब वो भारत आए ना तो नई थ्योरी चला दी कि सोवियत वाले उठा के ले गए थे सुभाष चंद्र बोस को और उनको कारावास में रखा, बहुत टॉर्चर किया और वहीं पर उनकी डेथ हो गई। लेकिन असलियत पता है क्या निकल के आई है? जो ये बोस साहब के जो एकदम करीबी लोग थे, क्लोज वंस थे, उन्होंने बताया था कि बोस साहब ये सारे सब कुछ होने के बाद उनकी प्लानिंग चलती थी कि देश को कैसे आज़ाद किया जाए। बहुत सारी चीज़ें करी उन्होंने देश के लिए, आज़ाद हिंद सेना भी बनाई, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत रिस्पेक्टेबल वो हैं। सुभाष जो बोस साहब थे वो हमारे देश वापस आए थे और उनके पास एक स्पेशलिटी थी, वो हमेशा अपना रूप बदल के सीक्रेटली रहना उनको पता था। यही वाली चीज़ माइकल जैक्सन के लिए भी बोलते हैं। एक थ्योरी चलती है कि माइकल जैक्सन तब मरे ही नहीं थे। बाद में एक माइकल जैक्सन को एक चैनल पे देखा गया जिसपे कि उनके जो डाई हार्ट फैन थे ना, एक का मुंह जला हुआ था, तो डाई हार्ट फैन बोले अरे ये तो माइकल जैक्सन ही है, बोलने की कला बैठने की कला से ही समझ गए थे। मैंने वो वीडियो देखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरीके से ये लोग, क्योंकि देखिए जिस व्यक्ति को पता है ना कि अब सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ने वाली है, ये सारे इनके इतने बड़े बड़े राज है, अगर मैं खोल दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं इनके पास यही उपचार रहता है, या तो देश छोड़ के कहीं और चले जाएं या तो अपना फेस पूरी तरीके से चेंज कर लें। तो कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस अपने अंतिम क्षणों में भारत में ही थे, गुमनामी बाबा नाम के एक बाबा बन के वो रहते थे। और वो यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा उनके आश्रम में सत्संग भी चलते थे, काफ़ी चीज़ें चलते थे, काफ़ी अच्छे मैसेजेस, बहुत डिटेल में काफ़ी सब्जेक्ट्स का उनको एक्सपर्टीज़ था, वो देते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे देशवासी हमेशा कुछ अच्छी, जैसे स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे कि यूथ हमेशा अच्छी चीज़ें लेके जाए, तो वो ये चीज़ चाहते थे। तो आप देख रहे हो किस प्रकार से सीक्रेट सोसाइटी की चीज़ें अगर आप रिवील करते हो, या तो अगर उस स्केल पे रिवील करते हो, देखो आज हम जो बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन पे भी है,
प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग उसको सर्च नहीं करते, पता नहीं करते, या तो वो केवल विकिपीडिया पे बिलीव कर लेते हैं या तो वो सोशल मीडिया पे बिलीव जी करते हैं। जी आप जी। जाके अगर थोड़ा सा किताबें अगर पढ़ोगे, अच्छे संतों के पढ़ोगे, तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें निकलती। तो इस प्रकार से आप सोचो तो सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु वैसे नहीं हुई थी जैसे मीडिया ने दिखाया था। दिस इज़ द रियलिटी। बट हम्म। क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें रिवील करने वाले थे, वही चीज़ करी गई थी। एंड सेम आप इतिहास के पन्नों में जाके देखोगे, देश विदेश में यही चीज़ होती है। जो भी व्यक्ति खुलकर अगर कुछ कहना चाहेगा, उसको दबाने की कोशिश करी ही जाती है। सर आपने सीक्रेट सोसाइटीज़ की बात करी है और सीक्रेट सोसाइटीज़ कैसे दबाती है या फिर कैसे लोगों को मरवा भी रही है इवन। तो सर सबसे पहले तो यही बता दीजिए, सीक्रेट सोसाइटी की जब बात होती है ना, वर्ड आ जाता है इल्यूमिनाटी ही वर्ड आता है सबके माइंड में। सर सबसे पहले तो आप यही बताइए, इल्यूमिनाटी या फिर सीक्रेट सोसाइटीज़ है क्या? इल्यूमिनाटी बताता हूँ पहले मैं। तो इल्यूमिनाटी का अगर आप तोड़ते हो तो इल्यूमिनेट होता है। हम्म। तो इल्यूमिनेट मतलब अपने आप को अंदर से जागृत करो, जो दूसरों को नहीं दिख रहा है वो आपको दिखना चाहिए, ये अर्थ पहले निकाला गया था। तो इसकी शुरुआत भी यूरोप से हुई थी। एक प्रोफेसर थे, रात का समय है, आराम से 4 लोगों को बिठाया गया है और डिस्कस किया जा रहा है। उस समय पे जो जो नेता लोग थे, जो पॉलिटिशियंस थे, वो कहीं ना कहीं ये मानते थे कि भाई जो भी है वो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के अलावा और कुछ भी नहीं है, और जो भी उसके अगेंस्ट बोलेगा उसको सूली पे चढ़ा दिया जाता था। हम्म। बट यहीं पर एक रेशनल माइंड वाले आए कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तो होनी चाहिए, बोलने के वो चीज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पहले नींव रखी गई थी कि भाई इल्यूमिनाटी करके एक हम बनाएंगे जिसमें वेरी वाइज, वेरी इंटेलिजेंट, सिलेक्टिव लोग आएंगे। हम लोग सीक्रेट वे में प्लान करेंगे किस प्रकार से पॉलिसीज बननी चाहिए, किस प्रकार से सारी चीज़ें होनी वर्ल्ड चाहिए, कैसे कंट्रोल करना वर्ल्ड है? कैसे कंट्रोल करना चाहिए और वर्ल्ड कैसे चलना चाहिए। मेन हम्म। चीज़ ये है कि उनका ये मानना था, इल्यूमिनाटी का मानना है कि हमारा जो तरीका है वही सही तरीका है दुनिया को चलाने का, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, प्रोफेसर्स थे उस समय पे, प्रोफेसर्स लोग रहते थे। अब बात धीरे धीरे आगे बढ़ी तो कुछ इस प्रकार से हुआ कि काफ़ी सारी चीज़ें हुई कि जैसे फॉर एग्जांपल इल्यूमिनाटी में भी काफ़ी ज़्यादा सब ग्रुप्स भी बने थे। फॉर एग्जांपल फ्री मेसन था, बोहेमियन ग्रुप है, अभी भी हैं फ्री मेसन। स्वामी विवेकानंद पार्ट थे एक सीक्रेट सोसाइटी का, फ्री मेसन का। हम्म। ये आप अगेन कुछ किताबें पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ वन ऑफ द सीक्रेट सोसाइटीज़। लाइकवाइज बोहेमियन ग्रुप बना, फिर उसके बाद स्कल ग्रुप बना। स्कल ग्रुप में बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ रहता था, उसमें होता था टैप डांसिंग होता था। तो बेसिकली क्या होता था कि उस समय पे सारे इंटेलिजेंट लोग जो रहते थे वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते थे। तो क्या होता था कि जैसे लंदन की कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं तो रईस लोगों के बच्चे जा पाते थे। तो रईस लोग वेल कनेक्टेड भी हैं, उनके बच्चे हैं, इंटेलिजेंट है, तभी उस यूनिवर्सिटी में आए। तो उसमें भरी क्लास में अगर प्रोफेसर आपको 3 बार ऐसा टैप करता था, इसका मतलब र्यूमर रहता था कि आप सिलेक्ट हो गए हो, कि आपको उस दिन रात को उसी क्लास में 12 बजे आना है। ओके। तो रात को 12 बजे जब आप आते हो तो गिनती के कुछ लोग रहते हैं जिनका फेस कवर्ड रहता है, दे डोंट वांट टू रिवील दिस थिंग। वो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हैं कि भाई ये सारी रूल्स हैं, आप एक्सेप्ट करते हो तो बिल्कुल ठीक है। उस हिसाब से ये एक्सेप्ट किया जाता था। तो इल्यूमिनाटी जो ये पूरा कंसेप्ट चालू हुआ तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गए। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि इसमें फ़ायदा कैसा होता होगा। बहुत सिंपल सा है, आप देखो, जस्ट इमेजिन करो किसी देश का प्रधानमंत्री अगर बनने वाला है। यूएस में क्या होता है, प्रेसिडेंट्स जब बनते हैं ना तो उनके बीच में एक डिबेट होता है, दोनों प्रेसिडेंशियल डिबेट कहते हैं, जिसके बाद ऑडियंस वोटिंग करती है, हूटिंग करती है, जो भी करती है और सिलेक्ट करते हैं। अब जस्ट आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसे ग्रुप के, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके आप सदस्य हो, जिसमें प्रीवियस 15 प्रेसिडेंट्स हैं। तो अब आप बताओ, और आपकी जो स्पीच आपको 3 महीने बाद देनी है, आप इन्हीं के सामने अगर प्रैक्टिस करोगे जो पूरी चीज़ देख चुके हैं, तो क्या आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ जाती है? प्लस अगर वो 15 प्रेसिडेंट है तो उनके अंदर भी कॉन्टैक्ट्स तो होंगे। जी। अंदर से क्या वो ये चीज़ नहीं निकाल सकते कि आजकल पब्लिक को क्या चाहिए? उसी हिसाब से अगर आपकी स्पीच बनेगी, उसी के हिसाब से आपके कैंपेनिंग की स्ट्रैटेजी बनेगी, तो क्या आपके जीतने के चांस नहीं होंगे? तो ये ग्रुप उस हिसाब से चलता जाता है। इल्यूमिनाटी की अगर बात करें तो दुनिया में 13 ऐसी डेडली फैमिलीज होती हैं, 13 ब्लड लाइन्स कही जाती हैं। पहले लोग इस पे भी विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनके कुछ सदस्य मिल गए तो अब लोग मानते हैं। जैसे रॉथशाइल्ड्स की बात हो गई, रॉथशाइल्ड्स इनके एक पार्ट है, डू पॉइंट करके है, बंडी करके है। बंडी फैमिली आप जान के हैरान हो जाओगे ये किस तरह के काम करते थे। ये लोग ये नेक्स्ट लेवल काम करते हैं। हम लोग क्या है कि 2 वक्त की रोटी और ये छत के चक्कर में हम लगे पड़े हुए हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, दिल्ली की ट्रैफिक में 3 घंटे फंसे हुए हैं, ऑक्सीजन इधर है नहीं बट जी जी फंसे जी। पड़े हुए हैं। इन लोगों का गेम अलग है, ये नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। तो डू पॉइंट फैमिली क्या करती थी, आज से 50-60 साल पहले ये लोग कुछ लोगों को किडनैप करते थे। किडनैप करने के बाद उसमें लोब एक्सपेरिमेंट करते थे। लोब एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि आपके दिमाग में एक सुई टाइप की चीज़ डाली जाती थी, हम्म। एंड कुछ एक प्रोसेस रहता था जिससे ये आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। हम्म।
अब जस्ट इमेजिन अगर आपने कुछ अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों को इस तरह से कंट्रोल में रख लिया आपने, तो आपको जो कराना है आप करा करवा सकते सकते हो हैं। अपने अपने हिसाब से। तो डू पॉइंट फैमिली ये करवाती थी। रॉथशाइल्ड्स, नपोलियन जो एक बहुत बड़ा फाइटर था, सबको पता युद्ध लड़ते थे, नपोलियन के समय पे ऐसी चीज़ हो गई थी कि नपोलियन जीतेगा कि हारेगा वो लोग डिसाइड करते थे, उनकी फैमिली। इनकी फैमिली इतनी सिक्रेटिव है रॉथशाइल्ड्स वालों की कि रॉथशाइल्ड्स की इनिशियल फैमिली में यूरोपियन फैमिली थी, तो इनकी फैमिली में 10 लोग थे, 5 लड़के 5 लड़कियां। घर के सीक्रेट बाहर ना जाए, इन्होंने अपनी फैमिली के अंदर ही मैरिजेस शुरू करवा दी। बायोलॉजिकली इट इज़ नॉट राइट, बट इतने ज़्यादा ये अपने सीक्रेटिव। सीक्रेट रखना चाहते थे कि घर के अंदर ही हो, बच्चे भी जो हो, इस तरह से इनकी फैमिली बनती थी। आप सोचो, मतलब बहुत अजीब लग रहा है सुन के, बट ये चीज़ वो करते थे ताकि, क्योंकि उनको ये डर था कि एक लड़की या एक लड़का भी बाहर चले जाए और किसी और से शादी ब्याह कर और लेता कुछ है, बता तो दे। कुछ बता दे अंदर की चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि ये कोवेटेड है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, दुनिया के जो एक्चुअल सबसे रईस लोग हैं वो ना फोर्ब्स लिस्ट में है ना ब्लूमबर्ग के लिस्ट में। असली लोग ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, रॉकफेलर्स हो गए, रॉथशाइल्ड्स हो गए। रॉकफेलर्स तो इसलिए इतने उसमें आ गए क्योंकि यूएस में ना एक चीज़ होती है, जब बहुत ज़्यादा बहुत बड़े हो जाते हो, पब्लिक लाइमलाइट में आ जाते हो, तो वहाँ पर एक एंटी ट्रस्ट लॉ होता है। एंटी ट्रस्ट लॉ ये कहता है कि जब भी कोई चीज़ बहुत बड़ी बन जाए, तो यूएस के बड़े बड़े नेता लोग पड़ जाते हैं कि इसको तोड़ दो, विभाजन कर दो, क्योंकि एक ही शख्स के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ओके। हमारे देश को ही देख लो भाई, हमारे देश में 2 बड़े उद्योगपति हैं, नाम लोग देख लेंगे, जी जी। इतनी पावर है उनके पास, देश का इतना ज़्यादा जीडीपी वो दे दे रहे, तो वही सेम चीज़ उनका मानते थे। तो रॉकफेलर्स, तेल का इतना बड़ा व्यापार था उनका, वो इतने बड़े हो गए थे, तो उसके कारण विभाजन कर दिया गया उनके। और रॉकफेलर को पहले से पता था कि आज नहीं तो कल ये होगा, तो उन्होंने पहले से ही सीक्रेट प्लानिंग करके सब्सिडरीज और ये सारी चीज़ें बना ली थी। बट उन्होंने उस समय पे 1900s में इतना पैसा कमा लिया कि आने वाले अभी 100 साल भी ले लो ना, उनकी जितनी पुश्तियाँ होंगी वो अरबों अरबों में खेलेंगे। ओके। इतना पैसा, एक्सॉन मोबिल भी उनकी एक कंपनी है। तो ये जो 13 फैमिलीज हैं, ये ही वो 13 फैमिलीज हैं जिनको ब्लड लाइन्स कहते हैं, जो आज के समय पे पीछे से हम सब कठपुतलियां हैं, ये सारी चीज़ें चला रही हैं। सारी ये 13 फैमिलीज ही हैं। तो ये 13 फैमिलीज, जैसे मैंने आपको कुछ के नाम बताए हैं, वैसे एक चाइना में भी एक फैमिली है जो इस तरह से चलाती हैं। इसी तरह से पूरे दुनिया में ये सब बैठे हुए हैं। और माना जाता है कि देर आर सर्टन टाइम्स जब इनकी मीटिंग्स होती हैं, सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं। इट कुड बी इन मेगा यॉट, इनके खुद के आइलैंड्स भी रहते हैं, वहाँ पर वो लोग मीट करते हैं, जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। वहाँ पे डिसाइड होता है दुनिया भर की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। माना जाता है 2020 में जब देखा जा रहा था कि इन लोगों के जो इन्वेस्टमेंट्स थे अक्रॉस द ग्लोब, वो कहीं ना कहीं उनके पास कैश बहुत था, बट उनके पास कैश डालने के लिए वो लेवल नहीं आ रहे थे, ना शेयर बाजार में आ रहे थे, ना मार्केट में आ रहे थे। तो इन्होंने वुहान में बात करके निकाल दिया कोरोना वायरस। ओह। उसी के चक्कर में हर जगह की अर्थव्यवस्था गई। और आप एक चीज़ बहुत कम लोगों ने नोटिस करा है, 2020 के पहले जो लोग बिलियनर बन रहे थे वो इस स्पीड में धीरे 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 करके बनते थे। 2020 से 2024-25 की अगर हम बात करें, वो इस स्पीड में बढ़े हैं। हाँ। आप खुद देखिए एलॉन मस्क का नेटवर्थ किस हिसाब से स्काई रॉकेट हुआ है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल हो गया है। दूसरी चीज़ आप जितने को देख लीजिए, जेफ बेजोस देख लीजिए, मार्क जकरबर्ग, हमारे देश में देख लीजिए, 110-120% के स्पीड पे बढ़ रहे हैं। पहले इतने स्पीड में क्यों नहीं बढ़ रहे थे? अचानक से ऐसे क्या हो जा रहा है? तो ये था कि इन सारे, ये जो बहुत सारे लोग थे, इनके पास कैश रिजर्व्स बहुत थे। तो इनको पैसा पैसा कोई देखिए, जैसे शेयर मार्केट में हम लोग कहते हैं कि पैसा तब नहीं बनता जब आप दिवाली में पैसा लगाते हो, पैसा तब बनता है जब दिवाले पे लगाते हो, जब सारी चीज़ों का दिवाला निकल जाए तब। बिकॉज सस्ते में, जैसे अमेजोन में आप कब चीज़ें खरीदते हो, जब सेल सेल लगती है, लगती है। तो वैसे ही जब मार्केट में सेल हो तभी पैसा। तो उनको वो चीज़ दिख ही नहीं रही थी, तो उन्होंने ऐसे षड्यंत्र रचे। और आप खुद देखो, आप 2015 में आप यूट्यूब पे जाके देखो, बिल गेट्स ने एक स्पीच दी टेडएक्स पे, ठीक है, आज भी अवेलेबल है सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। 2015 में वो बात कर रहा है कि आज से आने वाले कुछ साल में एक ऐसा वायरस आने वाला है जो सबको हिला दे। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे पता हो सकता है बॉस? बिल गेट्स को 2015 में 2000 और मतलब वायरस की बात क्यों करी गई? आप कुछ और कह सकते थे। चलो, अब कुछ लोग बोलेंगे तुक्का है, लेकिन इस तरह के ना हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो प्रिडिक्शंस बहुत बने हुए हैं जो हिंट्स देती हैं। तो अगर आप इल्यूमिनाटी को एक तरीके से समझें, एक सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, जिसमें 13 फैमिलीज हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं, रॉकफेलर से लेके ये सारे, जो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही हैं। इनफैक्ट माना जाता है कि ये इतने एडवांस लेवल पे पहुंच गई हैं, क्लाइमेट कंट्रोल तक पहुंच चुकी हैं। लाइक
क्लाइमेट कंट्रोल इन द सेंस कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आज वो देख रहे हैं कि दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और वो चाहते हैं कि ये देश हार जाए। अगर ये देश में सब कुछ खुशहाली से हो रहा है, क्रॉप्स अच्छे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो इनके पास सप्लाईज कभी कम नहीं होंगे। तो ये क्लाइमेट कंट्रोल पे कुछ विंड्स को इस तरह से शिफ्ट कर देंगे या कुछ इस तरह से कर देंगे कि यहाँ पर अचानक से तूफान और साइक्लोन आने लग जाए। अगर तूफान और साइक्लोन आने लग जाएंगे तो इस देश के जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं गिरने लग जाएगी। यहाँ पे क्रॉप्स अगर ढंग से नहीं होंगे। अब ये कितना सच है ये आई कैन नॉट श्योर, क्योंकि क्लाइमेट कंट्रोल मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट जी हाँ, ये भी एक थ्योरी है। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर ये चीज़ भी अगर इन्हें हासिल कर ली हो। सर मतलब ये बोल सकते हैं कि जो इल्यूमिनाटी के जो भी मेंबर्स हैं ये कोई सेटन से या कोई ऐसी डार्क एनर्जी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आप डार्क एनर्जीज की आप बात ही कर रहे हो। अगेन सब कुछ है, सब कुछ है। आपने इसके बारे में सुना होगा हिटलर। जी बिल्कुल। यार हिटलर तो क्लासिक एग्जाम्पल है, उसने अपने पर्सनल आर्काइव्स में लिखा है 1932 में तो हिटलर सुसाइड करने वाला था। 1932 में फ्रस्ट्रेट था, डिप्रेस था। उसके समय पे वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया। ओके। उस समय का सबसे बड़ा जो एस्ट्रोलॉजर वहाँ पे था तो जर्मनी में, उसने बोला भाई सुसाइड मत कर, 2 महीने के अंदर आपकी पूरी किस्मत पलटने वाली है, तो ये गलती मत करना। हिटलर बेचारा हताश निराश, बोले 2 महीने की बात है, ये दिसंबर की बात थी, ठीक है। फरवरी में एक्चुअली में किस्मत पलटने लग जाती है उसकी। इस एस्ट्रोलॉजर ने बस उसको एक चीज़ कही थी कि बॉस मैं आपको एक लकड़ी का एक पुतला दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को अगर विश्वास नहीं हो तो आप जाके थोड़ा सा गूगल करो, सर्च करो, आपको दिख जाएगा कि उसके पास एक न्यूज़पेपर की कटिंग है जहाँ पर वो पुतले के साथ हिटलर भी खड़ा है, ठीक है। तो क्योंकि उस समय पे ये मीडिया नहीं था, टीवी वीवी इतना कुछ नहीं था। तो हिटलर को जब ये चीज़ पता लगी कि भाई एक इस चीज़ से है, तो हिटलर की ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा जग गई 2 चीज़ों में, एक सैटर्न में और एक पैरानॉर्मल में। आप उसकी हिटलर की खुद की लिखी हुई उसकी जीवनी अगर आप देखोगे, उसमें बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात करी गई है, भूतिया चीज़ों के बारे में, उसके खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बात करी गई है। इवन आप श्री औरोबिंदो जी की जो बहुत ही ज़्यादा, देखो ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, औरोबिंदो जी ने कहा है, आप उनके अगर जाके पढ़ते हैं, सो 1932 के बाद 1900s में औरोबिंदो जी ने भी अपने एक वर्स में ये चीज़ कही है कि हिटलर को कोई और नहीं असुर गाइड करते थे। असुर? असुर, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा जी ना जी कि जी। सैटर्न को आप अलग अलग नेम से करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है कि ये जो असुर होगा, ये होगा, ये किस तरह के लोगों के दिमाग को सबसे जल्दी आराम से मैनिपुलेट करते हैं या डोमिनेट करने लग जाते हैं। पहला, जो अंदर से खोखला है बट साथ में बहुत एम्बिशियस है। और हिटलर के अंदर ये दोनों चीज़ें थी। हिटलर अंदर से खोखला था। कहा जाता है, अगर श्री औरोबिंदो जी के पूरे वर्स को देखा जाए, तो जैसा एक शू पॉलिश करने वाला रहता है ना, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये उनका कहना था कि वो बस अपना काम कर रहा है, साफ कर रहा है, 2 आने कमा रहा है, चले जा रहा है, वैसे ही एक्चुअली प्रवृत्ति थी हिटलर की। अंदर से वो खोखला था, उसके वो नहीं था, लेकिन उसको था कि इसलिए तो वो सुसाइडल में आ गया। जब आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो वो वाली चीज़ थी। इनफैक्ट हिटलर के डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज़ लिखी गई है कि उसको रात को एक एंटिटी आती थी जिसको कहते हैं लॉर्ड ऑफ नेशंस, कहता था वो, ठीक है। लॉर्ड ऑफ नेशंस कहता था, वो एक एंटिटी आती थी जो उसको बताते थे डायरेक्शन कि आज इधर अटैक करना है, कल इसके लिए मिसाइल रेडी रखो, परसों, और वो वही चीज़ करता था आंख बंद करके, क्योंकि वो जब भी ये चीज़ करता था ना, त्राही त्राही तब होती रहती थी। ओके, मतलब वो असुर कंट्रोल कर रहा है हिटलर को? असुर पूरे तरीके से कंट्रोल कर रहा था हिटलर को। तो हिटलर के अगर आप पूरे उस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन, और हिटलर को बहुत इंटरेस्ट था इन सारी चीज़ों। हिटलर हैड इंटरेस्ट इन टाइम ट्रैवल, हिटलर हैड इंटरेस्ट इन पैरानॉर्मल थिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया। हिटलर का सीन क्या हो रहा था कि ये जो असुर था, देखिए एक सिंपल सा है, एक होता है लोगों की हानि करना, ये मानव भी कर सकता है, छोटी मोटी हानि की, भाई चलते चलते हमने किसी को लात मार दी, चाटा मार दिया, ये सब है। लेकिन कभी कभी आप देखो जो बहुत मेजर लेवल पे है, जो ये इंसानी फितरत है ही नहीं। हिटलर ने मास किलिंग जो हिटलर कर रहा है, वो इंसानी हो ही नहीं सकता। जिस लेवल पे वो चीज़ें सोच के, जिस लेवल पे वो अटैक कर रहा है, पूरी इंसानियत छोड़ के, ये कोई इंसान गले से गला, तिहाड़ जेल में भी कोई बंदा बैठा होगा ना, वो भी ये चीज इतने लेवल पे नहीं सोच सकता होगा कि इतना ब्रूटल कैसे हो सकता। तालिबान वाले भी इतना नहीं सोचते होंगे जितना ये सोच रहा है। तो ये शैतानी शक्ति होती है, ये असुर होते हैं, ये सैटन होता है जो लोगों को कंट्रोल करा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई हम कैसे माने, तो सिंपल सा है, आप जाके पढ़ाई करो थोड़ा सा जर्मन बैरक्स के बारे में। तो क्या था, नाजीज जो थे, एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, किसी ने नहीं सुना होगा, मैं बताता हूँ, बट हाँ अगर अगेन रिसर्च करेंगे तो वो होगा। किस्से बहुत हैं, जैसे मैंने बताया कि, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ये मैं खुद ही बोल दिया। तो मैं बताता हूँ जर्मन बैरक्स, चलिए इसको थोड़ा और शुद्ध हिंदी में बताता हूँ ताकि आपकी ऑडियंस भी समझ जाए। तो
क्या रहता था कि जब नाजीज लोग रहते थे, मतलब हिटलर के जो लोग रहते थे, इन लोगों को एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट जैसा एक रहता था जहाँ पर उनकी स्ट्रैटेजी डिस्कशन और ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। जब हिटलर का एरा ख़त्म हो गया, ठीक है, तो वो पूरा बैरन हो गया था, मतलब खाली पड़ा रहता था, उधर कोई नहीं जाता था। वो जर्मनी की एक सुनसान बिल्डिंग थी, कोई नहीं जाता था वहाँ पे। उस बिल्डिंग की खासियत ये थी कि उसमें 5 माले ज़मीन के ऊपर थे और 5 माले ज़मीन के नीचे थे, ओके। ठीक है। 5 माले ज़मीन के नीचे। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गए, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तब भी युद्ध दुनिया में चलते थे, उतने लेवल के नहीं चलते थे। उधर ना किस्से चलते थे, उधर किस्से ये चलते थे कि ये जगह भूतिया है और इसको भूतिया हिटलर ने बनाया, ये किस्से चलते थे। तो यूएस वालों को ना बड़ा हमेशा चुल रहता है, इनकी आर्मी वालों को, मिलिट्री वालों को, और सबको चुल रहता है। इनको सारे सीक्रेट खुद जानने हैं, इनको सारी चीज़ें अपने पास रखनी है और दुनिया को कुछ कुछ नहीं नहीं। देना है। ये इनकी स्टार्टिंग से फितरत है, बिकॉज दे वांट टू बी द सुपर पावर। तो क्या हो गया था कि जब ये बहुत साल गए तो उस एरिया में बाढ़ वाड़ भी आई थी, और फिर क्या हो गया कि वो जो 5 माले नीचे थे उसको कवर कर दिया गया था, और कहा जाता था नीचे एकदम पानी पानी भर गया है, कोई नहीं जा सकता। अब एक बार क्या हो गया, कोल्ड वॉर के दौरान यूएस की एक बहुत बड़ी बटालियन वहाँ पर पहुँच गई, और यूएस के उस समय पे जो जनरल था वो बोला, भाई मैंने सुना है कि इसके नीचे हिटलर के सबसे बड़े बड़े राज हैं। ओह। हाँ, हमको वो पता करना है, इनको पता ओके। करना है भाई। क्योंकि और उसने किससे सुने थे कि हिटलर वहाँ पे किसी तरीके के एक्सपेरिमेंट करता था। हिटलर क्या करता था, जो उसके बहुत प्रिजनर्स रहते थे ना, जो उसके बंदी रहते थे, उनको लेटा के, मतलब उनके उसके लोग ही करते थे, आंखें निकाल देते थे, जीभ काट देते थे, और उस पर सैटानिक रिचुअल्स करते थे ताकि इनको शक्तियाँ मिले युद्ध जीतने के लिए। ओके ओके ओके। कौन कराता था? असुर, असुर। ठीक है। तो इनको बड़ा इंटरेस्ट हुआ, अब पानी भर गया है, तो इनके 3 डाइवर्स बहुत प्ले, देखिए आर्मी वाले बड़े स्ट्रांग होते हैं और इनके जी। डाइवर्स बहुत, तो 3 जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग, मतलब जिनने बहुत मेडल्स जीते होंगे, इस तरह के लोगों को बोला, भाई ये लो सिलेंडर लो, तुम अंदर बस इंस्पेक्शन करके आओ और हमको बताओ क्या है क्या नीचे। है? तो 3 डाइवर्स नीचे कूदते हैं, ठीक है। आधे घंटे हो गए, आधे घंटे का उनको टाइम दिया गया है, टाइमर वाइमर लगा के, भाई आधे घंटे में आ जाना। अब 25 मिनट होते हैं, अब 2 डाइवर्स का चेहरा दिखता है इनको, वापस ऊपर आ गया, बट वो सिर्फ चेहरा है, सिर्फ मुंडी है, नीचे की चीज़ गायब है, सीरियसली? मतलब बॉडी नहीं बॉडी है, नहीं है? बॉडी नहीं है। ऊपर वाले शॉक्ड, दिस इज सो शॉकिंग। मतलब यस। बट तीसरा बचा हुआ है अभी। तीसरा वाला जैसे तैसे करके आया ऊपर, आया। 35-40 मिनट बाद आया। वो लोग क्योंकि बॉडी वॉडी कुछ नहीं मिली तो वेट कर रहे हैं, और वो दोष सिर्फ देख के कि भाई खून निकल रहा है और सिर्फ मुंडी है, ये कैसे हो सकता है, बॉडी कहाँ चले गई। तीसरा वाला आया ऊपर, तीसरा वाला पूरा बौखलाया हुआ है, मतलब जैसा पागल हो गए ना वैसा, उसको जैसे तैसे निकाला। 2 दिन तक तो भाई उसको एनेस्थेसिया दे रहे हैं, कुछ देर वो पगला रहा है, चिल्ला चोट कर रहा है, हाँ ये वो पागल हो गया। 2 दिन बाद उसको थोड़ा सा होश टाइप आया, नॉर्मल 2-3 दिन बाद आया। तो उससे पूछा गया भाई क्या था, उसकी आवाज़ में एक बहुत बड़ा खौफ था, वो कुछ बता नहीं पा रहा था, बट उसको थोड़ा सा मेडिसिन दे के सब कुछ दे के नहीं एज इफ कुछ पता। देख लिया उसने। हाँ, अब उसने फिर बताया, उसने बताया, बोले पहले हम नीचे जा रहे थे, तो स्टार्टिंग में तो रूम्स थे, जब हम नीचे 5 माले हैं, ऊपर 5 माले थे, ठीक है। जैसे ही हम तीसरे माले पे पहुंचे तो वहाँ पर मुझे काफ़ी अजीब घुटन सी फील होने लग गई। पहले मुझे लगा एयर प्रेशर होगा, क्योंकि ये तो लॉजिकल माइंड है, एयर प्रेशर हो गया होगा, थोड़ा सा नीचे जाते जाते कुछ हो गया, बहुत बहुत टाइम से तो कोई गैस वैस होगा, इस तरह से होगा। लेकिन फिर जब हम तीनों जा रहे थे, हमें दिखे कुछ दृश्य, हमें दिखे चेयर पे लोगों के हाथ बंधे, कुछ शव हैं जिनके हाथ बंधे हुए हैं, उनके पेट से अंतड़ियाँ निकली हुई हैं, उनके सर के जगह बकरी का सर लगाया गया है, और इंटरेस्टिंगली ये चीज़ें हिल रही हैं और जीवित हैं। जीवित हैं। क्योंकि आप सोचो अगर इतने साल पहले कुछ हुआ होगा तो तो वो सड़ के गल डीके के हो क्या जाना ही हो चाहिए। गया होगा, जी। लेकिन ये जीवित है। और इसको इसने जो अपने डॉक्यूमेंटेशन में दिया कि भाई जब मैं थोड़ा सा, मेरे को जब डर लगा, ये दोनों 2 अलग रूम में इनको किसी ने खींच लिया, जिसके बाद इनकी मुंडी पहुंची, जो इसके 2 दोस्त थे। मैं जब निकल रहा था मुझे ऐसा लगा कुछ डार्क एनर्जीज मुझे पकड़ने की कोशिश कोशिश। कर रही हैं, मैं जैसे तैसे करके निकला हूँ। उसके बाद उस एरिया को बंद किया गया, नीचे वाले को, ठीक है। पर ये साल, कुछ साल बाद एक और आर्मी का बटालियन वहाँ पे पहुँचा। वो आर्मी का बटालियन ने 2-3 इंसिडेंट बताया, और ये देखिए क्या है कि एक आम इंसान कहे ना तो शायद कह सकते हैं कि ये हॉलिसिनेशन हो सकता है, कुछ सोच रहा होगा या कुछ मन गढ़ंत कहानी बना रहा होगा। लेकिन जब एक आर्मी ऑफिशियल जो इतनी ट्रेनिंग से जाते, इतनी सारी चीज़ें करते, तो वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो उसमें जो उधर का जनरल था वो बोला, एक रात को मैं सो रहा था, जब मैं अचानक से ना, मेरे को टप टप ऐसा सर पे लगा, तो मैं जब आँख खोली ना,
तो मैंने क्या देखा कि मैं एकदम जो रूफ है ना उससे बस 1 सेंटीमीटर दूर पे हूँ, मतलब मेरी नाक रूफ तक पहुंच गई है। सो रहा था वो बंदा, वो एक तक पहुंच गया। वो बोला क्या है? जब वो ऐसे पलट के देखा तो उसका बेड एक्चुअली उड़ रहा था, लिविएट हो रहा था। ओके। और वो जोर से जैसे ही चिल्लाया तो वो चीज़ नीचे गिरी और उसने बोला मुझे 3 परछाइयाँ दिखी जो कह रही हैं कि इधर से निकल जाओ वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दिस इज द सेम प्लेस। उसके बाद एक और आर्मी ऑफिशियल वहां पर गया था। उसने कहा कि वैसे भी लोगों ने आना कम कर दिया, आर्मी वाले भी खुद डरने लग गए। बट एक जो आखिरी बटालियन वहां पर गया था, उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी में करीब करीब उस बटालियन में करीब करीब उस समय पे 70-75 लोग थे, जिसमें से 30 लोगों ने उधर सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया? उधर ही सुसाइड कर लिया, कोई कूद के कर लिया, कुछ पागलपंती टाइप हो रही थी। 15-20 दिन रुके थे उतने में ही। और एक जन जैसे तैसे करके वहां से भाग गया, क्योंकि वो ये कहता था कि रात को नीचे से आवाज आती है बहुत सारी आर्मी ट्रूप्स के चलने की और किसी के चिल्लाने की, कि वो आर्मी को गाइड कर रहा है। वो आवाज हिटलर जैसी लगती है। ओके। सो दुनिया में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो जस्ट बिकॉज आपका सेन माइंड उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें नहीं होती हैं। एंड कुछ लोगों को लग रहा हो कि ये जर्मन बैरक्स और ये जर्मन जो टाउन हॉल, जर्मन टाउन हॉल था, क्या ये सही में था? आप किताब पढ़िए हिटलर के ऊपर, जो उसके आर्काइव्स है वो पढ़िए, आपको इसके बारे में एविडेंस मिल जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि ये बनाया था, भाई साहब ये वैलिडेटेड है कि ये हिटलर ने ही लिखा है। ओके। तो जब ये सारी चीज़ें हिटलर, तो हिटलर ना ये पैरानॉर्मल चीज़ है। इनफैक्ट मैं आपको और एक हिटलर का टाइम मशीन को लेके वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसका हिटलर क्या सोचता था कि समय ही सब कुछ है। अगर मैं समय को कंट्रोल कर लूँ और एडवांस में पता कर लूँ कि कहाँ पर कौन सा आर्मी मुझ पे कैसा अटैक करने वाला है, मैं एडवांस में अगर देख लूँगा तो मैं बच भी जाऊँगा और मैं उन पर अटैक करके पूरी दुनिया पे विजय प्राप्त कर जी। लूँगा। तो उसने पूरी एक ग्रुप बनाया था 13 लोगों का कि आप जाओ और एक रिसर्च करो। तो सोवियत के टाइम पे उसने ये सारी चीज़ें करी थी। तो एक जंगल में रिसर्च चल रहा था। अब क्या हो गया कि उसी बीच में बैटल चल रहा था, दूसरे वाली पार्टी को ये नहीं पता था कि ये किस पे रिसर्च कर रहे हैं। अब क्या हो गया, इसमें एक दगेबाज निकला, ट्रोजन कहते हैं उस समय पे वॉर में। ट्रोजन क्या होता है, जैसे आपने ट्रॉय मूवी देखी है? नहीं नहीं। नहीं देखी है, कोई बात नहीं। ट्रॉय मैं लोगों को कहूँगा आप जाके देखो, अच्छी मूवी देखना, सीरीज मत देखना, नेटफ्लिक्स की सीरीज बेकार है, मूवी देखना। तो ट्रॉय में भी एक साम्राज्य था, वो साम्राज्य को कोई हिला नहीं पा रहा था। तो फाइनली हिलाने के लिए दुश्मन ने क्या बोला कि हम अपनी नाव लेके जा रहे हैं, जाते जाते हम एक भेंट देना चाहते हैं। उन्होंने एक ट्रोजन हॉर्स दिया, ठीक है, यहीं से वर्ड आया था। तो एक बहुत बड़ा हॉर्स था, हॉर्स की प्रतिमा थी, बहुत बड़ा, ह्यूज, मतलब 100 फीट के ऊपर का होगा, जो लकड़ी का बना था। तो क्या हो रहा था कि वो दुश्मन ना ये भेद नहीं पा रहे थे इनके बॉर्डर को। तो आर्मी ने आसपास देखा कि हाँ रिवर से सारे नाव चले गए हैं, तो लगता है ये सब चलेगा, अब गिफ्ट दिया है, भगवान की देन है, तब तो सब भगवान की देन समझते थे, तो वो ले आए अंदर। रात को पता चला उस घोड़े को तोड़ के उसी के अंदर सारे आर्मी वाले थे, इनको ओके। पता भी नहीं था, डिस्गाइज में थे। उनने अटैक करा और ट्रॉय ऐसे ही नष्ट हुआ था। तो इसका इसी से होता है कि जब आप दूसरी पार्टी को कुछ ऐसा भेज दे, तो वैसे ही यहाँ पर एक हिटलर को दूसरी पार्टी ने हिटलर की टीम में एक ट्रोजन छोड़ के रखा था। जैसे ट्रोजन वायरस कहते हैं ना कंप्यूटर में, आपने जी सुना जी जी, होगा, सुना है। तो वैसे ही। तो इधर वायरस दिया हुआ था, तो ये जाके उधर बता दिया कि भाई साहब हिटलर की एक टीम है 13 लोगों की और उन्होंने टाइम मशीन बना ली है। ओके। तो अब अगर अगले 2 दिन के अंदर आप लोगों ने इस बंकर को एटलीस्ट जाके अटैक करके साइंटिस्ट लोगों को नहीं उठाया ना, तो फंस जाएंगे। तो पता है क्या हुआ, सामने वाली पार्टी ने छुप छुप के उनके सबसे ट्रेंड लोगों को रात को उस बंकर के पास भेजा। बोले जो बैटल चल रहा है फील्ड में वो चलने दो, एक बंकर है अंडरग्राउंड, उधर जाओ। उधर जाके उनको 12 साइंटिस्ट मिल गए, उनको हिरासत में ले लिया, बोले चलो उनको कारावास ले जाओ। पर मशीन नहीं दिखी उनको, ठीक है। उधर कितने लोग थे? 13 थे। हम्म। 12 लोग पकड़ लिए। हम्म। जो मेन प्रोफेसर था, जो मेन साइंटिस्ट था, वो नहीं था और वो मशीन नहीं थी। 2010 के बाद, 10 से 15 के बीच में, एक बार आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, 2010 में यूएस में एक डिब्री गिरी। डिब्री मतलब जो रॉकेट्स के पार्ट्स होते हैं, वो डिब्री गिरी। उस डिब्री में नार्जीज का साइन था, जो और सेम पुराने टाइम का ही, हिस्टोरियंस ने बोले ये तो हिटलर के ये टाइम ज़माने का का है। है, उस समय का था, और वो किसी रॉकेट का एक पार्ट था और वो वहाँ पे गिरा था। एंड उसके पीछे जब रीडिंग पड़ी गई तो वो पता लगा उस बंकर का था। ओके। सो पॉसिबल ये है कि एक साइंटिस्ट ने उस चीज़ को क्रैक कर लिया, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू हिटलर उसने खुद उस टाइम मशीन को इस्तेमाल करा और वो घूम फिर के 2010 में वापस इधर आया। ओके।
काफ़ी मतलब दिमाग घूम जाएगा ये सुन के ना, आपने जैसी बिल्कुल स्टोरीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो यार देखिए, आइंस्टाइन खुद बोल के गए हैं कि टाइम ट्रैवल इज़ पॉसिबल पॉसिबल, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फास्टर देन लाइट। तब आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे हमारे खुद वेदों में लिखा गया है, हमारे खुद पौराणिक संस्कृति में जाए हैं तो क्या है, हम लोगों को लगता है कि कुछ लॉजिकल नहीं है। मैं तो कहता हूँ सब में साइंस है। आप खुद देखो ना, जो ऋषि मुनि जो एक जगह पे बैठ के अचानक से कितने लाखों मील दूसरी गैलेक्सीज ट्रैवल कर लेते थे, दैट वाज एडवांस साइंस ओनली। उनने मेंटल एनर्जीज इतनी टैप कर ली थी कि वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट एक्चुअली यहाँ पर ये है कि हम वो नहीं मानते, बट साइंस ने अगर ये चीज़ प्रूव कर दी तो हम मान जाते हैं। बिल्कुल, जैसे मैं आपको बोल ही रहा था बाहर, वही वाली चीज़ मैं इधर भी कहूँगा कि आप खुद सोचो, 40 साल पहले कोई कहता हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट, हम हंसते हैं। हम्म। आज हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, करेक्ट? क्यों? क्योंकि अब साइंस बोलता है कि हाँ, ये पहले हंस रहे थे, अब हम कर रहे हैं। हमारे पुराणों में हेड ट्रांसप्लांट हो चुका है। शिव जी ने गणपति जी का क्या जी किया जी जी था? बिल्कुल। देखने का नजरिया है इसमें। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कल्चर, पुष्पक विमान। पुष्पक विमान हमारे इधर हम बोलते हैं कि राइट ब्रदर्स ने प्लेन निकाला। भाई साहब, रावण कब से वो लेके घूम रहे थे। सारे ऋषि लोगों के पास, काफ़ी बड़े बड़े लोगों के पास, कुबेर के पास ये सारी चीज़ें पहले से थी। तो हमारी एंशंट हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, अब धीरे धीरे कैसे प्रूव हो रहा है? जैसे हाल फिलहाल में, आज से कुछ साल पहले बहुत लोगों को, अच्छा आपके कुछ दर्शक होंगे वो सोचते होंगे ये सारी चीज़ें सिर्फ इंडिया में क्यों मिलती हैं, ठीक है? क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आज जो आप इंडिया देख रहे हो, आज इंडिया इतना है। भारत जब हम कहते हैं इट वाज ह्यूज, वो तो बाद में डिवीजन ऑफ बाउंड्रीज हुई है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो इतने करोड़ों सालों से हिलते हिलते ये जो विभाजन हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि अंकुर वाटिका के बारे में आपको पता है? नहीं। हाँ, तो आप क्या हुआ था कि ऑलमोस्ट आज से 700 600 700 साल पहले एक फिलीपींस का एक एक्सप्लोरर था, वो पहुंच गया कंबोडिया। और वो हैरान हो गया क्योंकि उसको इतना भव्य स्ट्रक्चर वहां पे दिखा, और वो भव्य स्ट्रक्चर हिंदू टेम्पल का था। हम्म। और वो ही उसको कहते हैं अंकुर वाटिका, नाम दिया गया अंकुर वाटिका। जब वो अंदर जाके देखा तो उसने देखा यार इधर विष्णु जी की मूर्तियां हैं, कंबोडिया में विष्णु जी की मूर्तियां हैं। उसके बाद समुद्र मंथन है, रामायण है, महाभारत है। ये भारत में नहीं मिल रहा है, ये कंबोडिया में मिल रहा है। उसके बाद और 2-3 एक्सप्लोरर्स आए। जब साइंस ने उन्नति करी, जब जाके पता करा गया, तो पता लगा भैया तो 7,000 साल पुराना है। तो मतलब जब सारी चीजें हो रही थी, तब यहाँ पर सारी चीजें लिपी जा रही थी। जी। सेम अगर आप हमारे इधर जाते, संभाजी नगर हो गया, औरंगाबाद को संभाजी नगर कहते हैं, वहां पर आप अजंता एलोरा के केव्स देखिए। समझ में नहीं आता पहाड़ को ऊपर से नीचे कैसे काटा गया काटा है। गया है। और ये 1.5 टन के पत्थर बिना मशीन के कैसे यूज किया गया है। कार्बन डेटिंग अगर कहता है 32 साल में वो चीज बनी है, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि अगर 1000 वर्कर भी साथ में उसमें काम कर ले तो 300 साल लगेंगे। 300 साल की तो किसी की जीवनी भी नहीं होती थी। तो भाई कैसे, ये कहाँ से पॉसिबल है? और 40-40 किलोमीटर तक आपको वो टन जो काट के पत्थर फेंके गए वो दिखते नहीं है। कैसे एग्जैक्टली। पॉसिबल हो रहा है? लाइक वाइज आप हमारे ही देश में चले जाइए, जो सन टेम्पल कहते हैं, कोणार्क, कोणार्क। दैट इज अनदर मिस्ट्री। जगन्नाथपुरी जी की भी बात करी जाए तो कहा जाता है हर डिकेड में एक बार श्री कृष्ण का हार्ट वहां से चेंज किया जाता है। उस समय पे इतना ज्यादा एनर्जी रहता है कि लोगों को अपनी आंख बंद करनी एंड सर पड़ती है। ये भी मैंने पढ़ा था कि पूरे एरिया की लाइट बंद कर दी बिल्कुल जाती है। करनी पड़ती है। मैं तो पूरी 2 बार गया हूँ तो मैंने जी देखा। जी जी। आप खुद सोचो, जगन्नाथपुरी की एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ कि जगन्नाथपुरी में एक फैमिली है, पंडा फैमिली, वो हमेशा ध्वज ऊपर जाके लगाती है। आप खुद सोचो, टेक्निकली इंडियन फॉर्मेट में दिल्ली मुंबई के हिसाब से 5 माले की बिल्डिंग में अगर आपको चढ़ना है विदाउट रोप, बाहर से अगर आपको चढ़ना है विदाउट जूते, विदाउट चप्पल, और आप साथ में 30 किलो का भार, वो सारा ध्वज जो लेके जाते हैं वो 30 किलो का होता है, आप उसको इतने सालों से करते हो। क्यों करना पड़ता है? चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश, आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन जगन्नाथपुरी में एक भी दिन अगर वो ध्वज नहीं गया तो उसके बाद 13 साल के लिए मंदिर को बंद करना पड़ेगा। ओह। तो ये कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान साइक्लोन, ये आज तक प्रथा चलती आई है। अब यूजुअली हम स्पाइडरमैन को देख के बड़े खुश होते हैं कि देखो ये कहाँ बिल्डिंग विल्डिंग चढ़ रहा है। हमारे इधर तो खुद इंडियन स्पाइडरमैन है जो आपको जगन्नाथपुरी में मिल जाएंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो इतना बढ़िया काम करते हैं। आप जाके कभी देखेगा, मैं तो सामने देखा, मतलब यार, और इतने ईज से चढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम बंजी जंपिंग में हमारी हालत खराब हो जाती है थोड़े से में, वो लोग तो पूरा तड़ 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 करके चले जा रहे हैं। और ये इतने सालों से प्रथा चल रही है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन आवर कल्चर जो लोगों को हजम ही नहीं हो पाएगी, बट दीज थिंग्स हैपेंड।
सिंपल सी बात है। सर वो जो दिल की आपने बात करी है, जी, एक पंडित जी से पूछा गया था जो चेंज करते हैं, देखो देखा तो किसी ने भी नहीं है क्योंकि पट्टी बांधी जाती है, बिल्कुल, और बिल्कुल। उनसे पूछा गया था कि कैसा फील होता है, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि मतलब ऐसा लगता है कि कोई लिविंग है, कुछ वो धक-धक हो रही धक-धक है। हो रही है, बिल्कुल, ऐसा अगर इतने सालों से कोई चीज़ है वो धक-धक कैसे हो रही है, बिल्कुल। लाइक कुछ नहीं लोग तो बोलते हैं कि एलियंस का कुछ वो है। यार देखो, वो तो किसी को समझ में नहीं आता तो वो एलियन हो जाता है। हुँ, एलियन से बेटर है आप एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ड ज़्यादा सही रहेगा। देखिए, एलियन कोई सी भी चीज़ है जो हमारे पृथ्वी की नहीं है, उसको एलियन कहा जाता है। लोगों ने वो थोड़ा क्या वो जादू जैसा समझ लिया, एलियन मतलब जादू होता है, वैसा नहीं होता है। बट जो भी पृथ्वी की चीज़ नहीं है उसको हम एलियन कहते हैं। एलियन टेक्नोलॉजी के लिए भी यूज़ किया जाता है, एलियन शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एलियन नहीं है, क्योंकि ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर को त्यागा था, क्योंकि उनको श्राप लगा था, जी। गंधारी का श्राप लग गया था उनको महाभारत के बाद में कि तुमने तुम्हारे चक्कर में तुम रोक सकते थे इस युद्ध को, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मेरा पूरा परिवार उजड़ गया, तो मैं श्राप देती हूँ यादव कुल भी नहीं बचेगा, और एक ईयर बताया कि इससे इतने साल में आप वो हो जाओगे। उसके बाद यादव कुल में भी क्या हो गया था, काफ़ी अय्याश बन गए थे, दारू पी रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, अय्याश कर रहे, लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, रास लीलाएं, मतलब यादव कुल कर रहे थे, कृष्ण जी नहीं कर रहे थे। तो कृष्ण जी के साथ वही हुआ था, एक बार बेचारे पेड़ पे बैठे हुए थे, एक हंटर आया, वो पियर्स हुआ, वो गिरे, उनका हृदय उसी समय पे पानी से बह बह के उस तरफ से गया था, और वो जगन्नाथपुरी में कलेक्ट करके उधर जगन्नाथपुरी में रखा गया था। तो ये सारी स्टोरीज थी। फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग पहले सवाल उठाते थे 1900s के पहले कि क्या गारंटी है द्वारका थी, बिल्कुल। बट बाद में जब डाइवर्स को नीचे भेजा गया तो वो एंशियंट सिटी मिली ना। कुछ लोग बोलते हैं ना ये सब एक बंदे ने दिमाग में सोच के कहानियाँ लिख दी हैं। तो ये प्रूफ्स कहाँ से मिल रहे हैं? सिंपल सा है। रामायण को लोग मानते नहीं थे, लेकिन ठीक है, गोरी चमड़ी ने वैलिडेट कर दिया, नासा ने जैसे ही वो दिखाया वहाँ पे कि भाई हाँ राम सेतु ब्रिज था, तो लोग मानने मान लगा गए। हाँ भाई ये वाली चीज़ है। तो भाई हम लोग तो कब से कह रहे थे कि ये चीज़ है। सर अभी जैसे हमने आपने टाइम ट्रैवल की बात करी, टाइम मशीन की बात करी है, यूएस में अभी ट्रंप ने इलेक्शंस जीते हैं, और उसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन मतलब आपने ही बताया था कि कुछ सिम्पसन के साथ है। हाँ, इसके बारे में जानना चाहती हूँ मैं भी। तो देखिए, सिम्पसन्स को पहले बहुत लोग आजकल ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में बोलेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल गलत है। मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल गलत है, कुछ चीज़ें मिला दी गई हैं, पर कुछ चीज़ें सही भी हैं। कैसे? सिम्पसन्स के ही एपिसोड में पहले से दिखा दिया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे इलेक्शंस, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, ठीक है। उसी एपिसोड में दिखाया गया था कि जब ट्रंप के लिए कोई चिल्ला रहा है उसी टाइम पे उसका पेपर गिर जाता है। सिम्पसन्स में एग्जैक्ट वही चीज़ दिखाई गई है। सिम्पसन्स में ये दिखाया गया था कि हिग्स बोजोन जो एक मैथमेटिकल फार्मूला है, तो एक 14 साल पहले एक एपिसोड एयर हुआ था जिसमें वो ब्लैक बोर्ड में कार्टून लिखता है, वही वाला फार्मूला 14 साल बाद वो इन्वेंट किया गया एक ओह। साइंटिस्ट द्वारा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो एक बहुत पुराने एपिसोड में सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है, सिम्पसन्स इज़ द ओनली अकेला कार्टून है जो सबसे लॉन्ग रनिंग चल रहा है। 1989 से अभी भी उसके एपिसोड्स चले जा रहे हैं, ठीक है। मतलब कमर्शियली कोई भी कार्टून इतना सक्सेसफुल नहीं होता। टॉम एंड जेरी तक को डिसकंटिन्यू करना पड़ा जी। था, स्कूबी डू को डिसकंटिन्यू करना पड़ा था, पॉपॉय को डिसकंटिन्यू करना पड़ा था, लेकिन ये चलता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सिम्पसन्स में देखेंगे तो जो बीच में अभी खबर आई थी, जो कुछ बिलियनर्स सी के अंदर गए थे एक्सप्लोर करने के लिए और ज़िंदा नहीं लौट पाए, ये वाली चीज़ भी सिम्पसन्स में दिखाई गई थी। सिम्पसन्स में ये भी दिखाया गया था कि एक बार कुछ रेस्टोरेंट्स होंगे यूरोप में जो कि लोगों को कहेंगे कि आपको हम ये दे रहे हैं, चिकन दे रहे हैं, लेकिन उसके जगह पे हॉर्स का मीट मिला के देंगे, क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ रहा था उस समय पे। कुछ सालों बाद ये भी खबर आई कि बिल्कुल इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो सिम्पसन्स ने मोटा मोटी काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जिसके कारण इंटरनेट पे एक बवाल चला कि क्या सिम्पसन्स के राइटर्स को फ्यूचर पता था। तो कुछ लोगों ने ना उनके राइटर्स जो वो थे उनसे भी इंटरव्यू किया। अब एक बात बताओ, आप दूसरे तरफ से कहो, एक चोर जिसने चोरी करी है, शातिर चोर है, और मैंने उसको पकड़ लिया, बट चोरी का सामान नहीं मिला है, मैं उससे पूछूंगा तू चोर है, वो क्या बोलेगा? मैं चोर हूँ? नहीं बोलेगा। तो लाइक वाइज उनको अगर कुछ चीज़ें पता है, अगर आप डायरेक्ट इंटरव्यू में उनको कन्फ्रंट करोगे, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू से। आप इल्यूमिनाटी वालों को जाके बोलोगे तुम इल्यूमिनाटी के मेंबर हो, वो नहीं बोलेंगे। हनी सिंह भी खुद हिचक हिचक के सारी चीज़ें सैटन वाली चीज़ें बताइए, अब जाके ओपन हुए इतने सालों बाद। कुछ उनको लगा होगा कि भाई दूसरा राह ज़्यादा बेटर है। जो एंटोनी के साथ हुआ था मृत्यु के समय पे कि भाई वो मैंने क्या कर दिया, शायद वो ये गलती करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें, तो कोई ऑब्वियसली नहीं कहा जाएगा। तो मीडिया का एक बहुत बड़ा तरीका होता है ब्रेन वॉश करने का। एक है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो चीज़ें बता रहा है उसको दबा दो, उसको बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी कर दो, लोग छोड़ दो, बॉट्स छोड़ दो। आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया में पेजेस, एंटी पेजेस बना दो, ये सब करके पूरा गिरा दो। एक तरीका होता है डिफेम कर दो, मीडिया ये करता है। और दूसरा ये करता है ना, डाइवर्ट कर दो। डाइवर्ट कर दो इन द सेंस हमारे पॉलिटिशियंस बहुत अच्छा खेलते हैं।
कि कोई बड़ा मुद्दा चलता है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कास्ट पॉलिटिक्स पे डाइवर्ट कर दो, कुछ मंदिर का एक ले आओ, मस्जिद का ले आओ। आप देखो बहुत सही टाइमिंग पे ये खेला जाता है, हर हर पॉलिटिशियन खेलता है ये वाली चीज़। तो यही चीज़ मीडिया वालों ने सिम्पसन्स के टाइम पे भी खेली हुई है। हैरानी की बात ये है कि ये सिर्फ सिम्पसन्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब टाइटैनिक डूबी थी तो एक नॉवल लिखी गई थी उसके डूबने के 20-25 साल पहले। उसमें सेम कहानी लिखी हुई थी कि एक बहुत बड़ा बोट बनेगा और वो एक समय पे जाके डूब जाएगा। पॉइंट ये है कि उसके ऑथर को इतना अच्छा, उसने कहा था कि मैं तो फिक्शन कहानी लिख रहा हूँ, बट फिक्शन इतना सच कैसे हो रहा है कि वो चीज़ जाके डूब रही है। एलॉन मस्क के एक इंटरव्यू में एलॉन मस्क ने ये चीज़ बिल्कुल कही है कि वो फिक्शन की किताबें इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे डाउट है कि काफ़ी सारे ऑथर्स को फ्यूचर पहले से पता रहता है। ओके। और ये हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि काफ़ी सारी चीज़ों को फ्यूचर पता है। एग्जाम्पल, तमिलनाडु के कुछ मंदिरों में अगर आप जाते हो, उनके एनक्राइविंग्स देखना। एक 800 साल पुराना मंदिर है तमिलनाडु पे, हो सकता है उससे भी पुराना है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट कहते हैं 800 साल। वहाँ पर अगर आप उनकी लिपियों पे जाओगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगी। एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो किसी एक चीज़ पे बैठा है, जो स्कूटर जैसा दिख रहा है 800 साल पहले। दूसरे लिपि पे अगर आप जाते हो तो आपको दिखता है एक व्यक्ति ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट पकड़ के खड़ा हुआ है और उसकी प्रीति बनी हुई है, वो मोबाइल फ़ोन लेके। 800 साल पहले इतना इमेजिनेशन आपका कैसे हो सकता है? हाँ। जब उनके लीड आर्किटेक्ट से पूछा गया, वो खुद लीड आर्किटेक्ट इन द सेंस जो इसको पूरा वो कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, तो उनसे पूछा गया तो वो बोले पहले मैं नहीं मानता था, फिर मैंने लोकल काफ़ी लोगों से बात करी, बहुत सारे लोगों से ये चीज़ पता करने की कोशिश करी, तो उनका ये मानना है कि जो इस चीज़ का पूरा शिल्पकार थे, जो आर्किटेक्ट थे, उन लोगों के पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिससे कि वो फ्यूचर में जाते थे, फ्यूचर की चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे और प्रेजेंट में आके उस चीज़ को बना देते थे। मतलब वो 800 900 हज़ार साल पहले से आगे जाते थे। और ये